हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल और मैं हूं केवल दर्जी। और आज जो हमारा पोर्शन है जीएसटी फास्टैग बैच का, मैंने जो पोर्शन आपको बताया था कि हम एक एक करके कवर करेंगे, तो आज उसका पहला दिन है। तो आज हम पहले दिन क्या करने वाले हैं तो मैं बता देता हूँ। हम पहले दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई जो आपका एक चैप्टर है जो तीन में आपका सिमिलर है, यानी सीएस में हम बात करें या फिर सीएस में या फिर सीएमए में, यानी तीन प्रोफेशनल कोर्स में टाइम ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है वो है। सो आज हम बात करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई की। ओके, और ये किन लोगों के लिए ये जो जीएसटी फास्टैग है वो है, तो दिसंबर के जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जनवरी 25 में जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये यानी एलिजिबल है, उसके लिए देख सकते हैं। और जो भी फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों का जो टॉपिक आता है, यानी मुझे पता है तो सीए में फाइनल में ये टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक आता है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ओके, सो जीएसटी फास्टैग आज का फर्स्ट डे ऑफ फास्टैग बैच। ओके, और आज हम कवर करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो हम अच्छी तरह से आज जो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हम कवर कर देंगे। और पहली बात मैं आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई शुरू से करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो नोट्स है ओके वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आपको मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हमारा आज का जो जीएसटी फास्टैग का फर्स्ट लेक्चर, टाइम ऑफ सप्लाई। सो टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई आया क्यों, पहले तो हमको यह समझना है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। ओके, सो टाइम ऑफ सप्लाई इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रेट्स यहाँ पर मैं लिखता ही जाता हूँ साथ ही साथ। ओके, सो क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर लिए। ओके, किस प्रोडक्ट पे करना है, यानी गुड्स और सर्विस वो भी नक्की कर लिया, सब हो गया, रेट हो गया, गुड्स कौन सी सर्विस पे कितना जीएसटी लगेगा वो सब हो गया। बट एक चीज क्वेश्चन में आई कि कब पे करना रहेगा। यानी जो भी सप्लायर है, ओके, जो भी सप्लायर तो उसको या तो फिर आरसीएम के बेसिस पर हम बात करें तो जो भी रिसिपेंट है उसको कब जीएसटी पे करना है टू द गवर्नमेंट। ओके, तो वो चीज हमको जानने के लिए टीओएस यानी टाइम ऑफ सप्लाई की जरूरत रहेगी। ओके, क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमको हमारी जो लायबिलिटी है वो कब आएगी। ओके, तो वो लायबिलिटी कब आएगी उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए हमको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर जो है वो पढ़ना पड़ता है। ओके, सो टाइम ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन 2(1) और 13(1) जो मैं आगे बात करने वाला हूं। ओके, बट 2 जो सेक्शन 12 है वो सर्विस गुड्स के बारे में हम बात करते हैं, और जो सेक्शन 13 है वो सर्विस के बारे में बात करता है रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, सो सेक्शन 12(1) और 13(1) में क्या बोला गया है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द गुड्स और सर्विस। ओके, ये जी यानी गुड्स और एस यानी सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विस पे जो भी लायबिलिटी आती है वो पे करना है। जो भी लायबिलिटी है वो पे करने का कहां पे लिखा है, सेक्शन 12(1) और 13(1) में। ओके, सो टाइम ऑफ सप्लाई हम इसीलिए ही पढ़ते हैं और इसीलिए हमको वो आइडेंटिफाइड करने के लिए हेल्प होता है कि कब हमको जो जीएसटी है वो पे करना रहेगा। ओके, तो वो उसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम ऑफ सप्लाई जो है तो उसमें कितने सेक्शन आते हैं और वो कहां पर कवर्ड है, तो कवर्ड है अंडर सी जीएसटी एक्ट में। ओके, और कितने सेक्शन है, तो सेक्शन है 12, 13 और 14। ओके, ये 3 सेक्शन आपको पढ़ने रहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में। ओके, और सेक्शन 12 में हम क्या पढ़ते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स के केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाइड करें, कैसे फाइंड करें। फिर हम बात करते हैं सर्विस के केस में हमको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करना है, तो वो कौन सा सेक्शन बता रहा है, तो सेक्शन 13 आपको बता रहा है। फिर सेक्शन 14 आपको क्या बोल रहा है, स्पेशल केस,
केस ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द स्पेशल केस, यानी आपको स्पेशल केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड होगा वो सेक्शन 14 आपको बता रहा है। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये सेक्शन 12 और 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसको तो अच्छे से पढ़ना ही है। ओके, हम साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आइडिया आ जाएगा। और सेक्शन 14 इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम एक बार देख लेंगे। ओके, सो टाइम ऑफ सप्लाई के हम ये आपको सेक्शन भी पता हो गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करते हैं सेक्शन 12 से। ओके, कि उसके अंदर कितने सब सेक्शन है, तो हम वो भी हम बात कर लेंगे एक एक करके। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें सेक्शन 12(2) है, क्योंकि सेक्शन 12(1) के बारे में हमने बात कर दी। वो क्या बता रहा है कि आपको कितनी लायबिलिटी आपको पे करनी है टू द गवर्नमेंट, वो चीज आपको सिर्फ नोटिफाइड कर रहा है। ओके, फिर हम सेक्शन 12(2) बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स FCM बेसिस पे, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस रिगार्डिंग और टाइम ऑफ सप्लाई हम गुड्स का कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 12(3) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स RCM के बेसिस में हम जब RCM का केस लगता है, सिनेरियो आता है, तब हम गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 12(4) टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर इश्यूड, यानी कभी कभार वाउचर भी इश्यू करते हैं कोई लोग। ओके, यानी गुड्स के साथ वाउचर भी इश्यू होता है, तो वाउचर के साथ जो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होता है, ओके, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। फिर सेक्शन 5 रेसिडुअल केस में क्या होता है कि रेसिडुअल केस में एक यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, सो रेसिडुअल केस में क्या होता है कि जो सेक्शन 12, सेक्शन 3 और सब सेक्शन बोलना है, सेक्शन 12, सेक्शन 12(4), सेक्शन 12(3) और सेक्शन 12(2), ये जो 3 सेक्शन है ये अब आप देख रहे हो। ओके, तो ये नहीं लगता, ये जब नहीं लगता तब सेक्शन 12(5) जो है रेसिडुअल केस वो लगता है। ओके, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलते हैं वो रेसिडुअल केस में आता है, यानी 12(2), 12(3) और 12(4) में वो भी एप्लीकेबल नहीं होता, तब 12(5) एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 12(6) के बारे में बात करते हैं, एडिशनल इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो ये 5 जो सेक्शन है वो हमको पढ़ना है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले जो है वो मैं साथ ही साथ में आपको बताते जाऊंगा। ओके, 12(2) में क्या बोला गया है, मेन चीज आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करना है वो चीज मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके, सो इजीली आपको समझ आ जाएगा। अभी सेक्शन 12(2) जो है उसके हम बारे में बात करते हैं, जो क्या है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किस बेसिस पे, FCM। अभी FCM आपको पता ही है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अभी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है पहले वो समझना हमको पड़ेगा। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी एक सप्लायर है। ओके, वो गुड्स या सर्विस सेंड करता है किसको, तो एक रिसिपिएंट को। ओके, अभी क्या हुआ कि गुड्स, अभी तो गुड्स के केस में हम गुड्स की बात करेंगे, तो एक सप्लायर ने रिसिपिएंट को क्या भेजा है, गुड्स भेजा है। ओके, और जो भी रिसिपिएंट है, सपोज करो कि जो गुड्स की वैल्यू है, जो इस गुड्स की वैल्यू है वो है 10,000। ओके, 10,000 वैल्यू है, तो अभी जो सप्लायर ने गुड्स भेजा है रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट क्या करेगा, सप्लायर को वैल्यू अमाउंट देगा, कितना, 10,000 रुपीज प्लस वो GST देगा। तो अब ये जो गुड्स है तो उसका GST में जो वैल्यू दिया है वो 18% है। ओके, कुछ भी होगा तो 18% में कैटेगरी में आता है ये गुड्स, तो GST 18% सप्लायर लेगा। तो GST अभी 10,000 पे 80% आपको लगेगा, यानी कितना लगेगा, तो 10,000 इंटू 80% यानी 1,800 रुपए, यानी टोटल आपका कितना हो गया, टोटल हो गया 11,800। क्लियर, तो ये वैल्यू रिसिपिएंट किसको देगा, सप्लायर को देगा, और सप्लायर क्या करेगा, इसमें से 10,000 जो रुपीज है वो खुद रखेगा, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट जो है कितनी हो गई, 1,800 रुपए, वो पे कर देगा किसको, पे टू गवर्नमेंट। ओके, क्लियर हुआ।
और ऐसा भी नहीं होता कि 1800 रुपए उनको पे करने होते हैं, क्योंकि ये जो सप्लायर है उन्होंने आगे किसी से परचेस किया होगा। ओके, आगे किसी से परचेस किया होगा तो उनको आईटीसी भी मिलेगा। वो भी हमें एक चैप्टर आएगा आईटीसी का, तो हम उसमें बात करेंगे। बट जो भी परचेस करेंगे तब आईटीसी भी मिलेगा, तो उसमें से जो ये जो है 1800, उसमें से जो आईटीसी जो उनको मिला है तो वो भी बात कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उनको पे करनी रहेगी। ओके, सो ये क्लियर आपका हो गया। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है वो मैंने बता दिया। अब आरसीएम का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आगे मुझे बहुत चर्चा ना करनी पड़े। ओके, तो आरसीएम केस में क्या होता है कि आरसीएम के केस में जो ये जीएसटी, ये जो जीएसटी है, ओके, यहाँ पर कौन पे कर रहा है? सप्लायर पे कर रहा है। ओके, बट आरसीएम में केस में क्या होगा कि जो आपका जीएसटी जो है वो रिसिपिएंट पे करेगा। ओके, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट कौन करेगा? तो रिसिपिएंट पे करेगा। ओके, वैसे बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स नहीं है कि जहाँ पे आरसीएम लगता है, बहुत कम है, बट वहां पे आरसीएम जब लगेगा तब रिसिपिएंट जो है जीएसटी पे करेगा डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। ओके, तब ये जो 1800 रुपए है वो नहीं देगा किसको? सप्लायर को। रिसिपिएंट नहीं देगा, डायरेक्टली सिर्फ 10,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन होगा सप्लायर टू सॉरी रिसिपिएंट टू सप्लायर। ओके, सो ये बात आपको पता चल गई है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो केस चल रहा था 12(2) का कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स एफसीएम। ओके, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड कैसे करते हैं? एफसीएम में। ओके, तो एफसीएम यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करने का है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग यानी क्या देखना है हमको? तो फर्स्ट देखना है हमको डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू, और साथ में हमको क्या देखना है कि डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। ओके, सो ये दोनों चीज हमको फॉलो करना रहेगा, यानी अर्लियर देखना रहेगा किसका? तो डेट ऑफ द इनवॉइस इश्यू कब किया है, और साथ ही साथ डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31 देखना रहेगा। अभी एज पर द सेक्शन 31 है, उसमें 4 केस आपको दिए गए हैं। कितने 4 केस दिए गए? तो 4 केस आपको दिए गए हैं, तो हम एक एक केस की बात करते जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट केस है आपका मूवमेंट, सेकेंड केस है आपका नॉन मूवमेंट, फोर्थ केस है आपका कंटिन्यूअस सप्लाई, और थर्ड पॉइंट आपका कंटिन्यूअस सप्लाई, और फोर्थ जो आपका पॉइंट है, वेट एक मिनट, ओके, हाँ, तो फोर्थ पॉइंट, वेट में थोड़ा मूवमेंट, ओके, नॉन मूवमेंट, कंटिन्यूअस सप्लाई, और जो फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा वो है, एक मिनट मैं देख लेता हूं, यस, अप्रूवल फॉर सेल्स एंड रिटर्न बेसिस। क्लियर? तो ये 4 जो कैसे सिनेरियो है वो किस में है? तो डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31 है, तो उसमें आपको पढ़ने रहेंगे। ओके, यानी आप ये पढ़ेंगे, यानी आपसे एक एक फाइंड करना बोलेगा, मूवमेंट में आएगा, नॉन मूवमेंट, कंटिन्यूअस सप्लाई, या तो फिर अप्रूवल फॉर रिटर्न सेल्स एंड रिटर्न बेसिस। ओके, तो इस 4 केस में से कोई भी एक केस दे देगा, और उसको आपको सेक्शन 31 के बेसिस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो डेट ऑफ इनवॉइस आपको निकालना पड़ेगा, और बाद में आपको जो डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू दे रखा है, तो उन दोनों में अर्लीस्ट जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर हो चुका है। चलो आगे हम बढ़ते हैं कि मूवमेंट के केस में क्या देखना है हमको। तो मूवमेंट जो होता है, तो मूवमेंट के केस में, नॉन मूवमेंट के केस में कंटिन्यूअस सप्लाई और अप्रूवल फॉर द रिटर्न बेसिस है, उसमें केस में हमको क्या देखना है? तो पहली बात, मूवमेंट के केस में हमको सिर्फ क्या देखना है? ऑन और बिफोर रिमूवल, ये हमको देखना है, ऑन और बिफोर रिमूवल, उसकी डेट जो भी हो वो हमको लेनी है। नॉन मूवमेंट के यानी जब भी ऑन और बिफोर डिलीवरी, ये हमको देखना है। ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई में हम बात करेंगे
कि कंटिन्यूस सप्लाई में हमको क्या देखना है, तो डेट ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई में हमको क्या देखना है, वेट, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ स्टेटमेंट इश्यू या तो फिर डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो आपको लेना है। किस केस में, कंटिन्यूस सप्लाई के केस में। अभी मैं समझाऊंगी कि कंटिन्यूस सप्लाई में और भी क्या आता है। ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो भी समझाऊंगा। अभी अप्रूवल और अप्रूवल फॉर द सेल्स अंडर रिटन बेसिस में हमको क्या लेना है, तो अर्लियर ऑफ ऑन और बिफोर सप्लाई, ओके, या तो फिर 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द गुड्स। ओके, तो इन दोनों केस में जो भी अर्लियर होगा वो आपको लेना है। किस केस में, तो अप्रूवल फॉर द सेल्स एंड द रिटर्न बेसिस में। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम एक एक केस के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अभी आपको अभी एक एक सम करेंगे सबका, तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें केस में क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि टाइम जो सेक्शन 12(2) है तो उसमें टीओएस कैसे निकलता है। एफसीएम बेसिस के बारे में बात करें तो अर्लियर आपको क्या फाइंड करना है, तो डेट ऑफ इनवॉइस आपको लेना है और साथ ही साथ डेट ऑफ इनवॉइस लेना है। बट एज पर द सेक्शन 31, और सेक्शन 31 में 4 केस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट केस मूवमेंट, नॉन मूवमेंट, कंटिन्यूस सप्लाई और अप्रूवल फॉर द सेल्स और रिटर्न। अभी ये मूवमेंट के हम बात करें तो हम आपको क्या देखना है, रिमूवल पे फोकस करना है। जब नॉन मूवमेंट की बात करें तो डिलीवरी पे फोकस करना है। कंटिन्यूस सप्लाईज की बात करें तो डेट ऑफ द स्टेटमेंट इश्यू और अदरवाइज द डेट ऑफ द पेमेंट। इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो उसकी बात करेंगे। फिर जो आपका सेल्स अप्रूवल फॉर द सेल्स और रिटर्न बेसिस है तो उसमें आपको अर्लियर क्या देखना है, तो जब सप्लाई किया है तब, और उससे 6 मंथ का टाइम पीरियड आपको देखना है, तब उसका जो अर्लियर होगा वो आपका रहेगा सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला, अप्रूवल एंड सेल्स। ओके, तो एक एक हम केस देखते जाएंगे और उसके एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। अभी देखो, ये चीज मैंने कवर करवा दी। पहला चीज कि जो सप्लाई है, गुड्स कवर्ड है अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज कैसे वर्क होता है वो मैंने बता दिया है कि जो सप्लायर होता है वो गुड्स बेचता है उसको रिसिपेंट को, रिसिपेंट क्या बेचता है, वैल्यू प्लस जीएसटी बेचता है। जो जीएसटी है वो जीएसटी पेड सप्लायर करता है किसको, तो गवर्नमेंट को। तो ये होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, हम आगे बात करते हैं। जो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स अंडर द एफसीएम रीड विथ ये एक नोटिफिकेशन 66/2017 शैल बी द अर्लियर ऑफ फॉलोइंग 2 डेट्स। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि डेट्स ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 के तहत जो आपका ड्यू डेट है ऑफ द इनवॉइस वो आपको देखना है, और साथ ही साथ आपको क्या देखना है, तो इश्यू ऑफ द इनवॉइस देखना है। उसका जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, टीओएस बन जाएगा। ओके, तो एक केस मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रखा है। ओके, क्या क्या है वो एग्जांपल कि गुड्स ऑफ सप्लाई ऑन द 15th जनवरी 2024 वैल्यू 5 लाख से जीएसटी 80% है। ओके, इनवॉइस इश्यू कब किया है, तो 15 मार्च 2021 को, यानी 2 महीने के बाद ही इनवॉइस इश्यू कर दिया है। ओके, फिर गुड्स सप्लाई कर दिया है, इनवॉइस इश्यू कब किया है, ड्यू डेट आपको बता दिया है यहाँ पर एज पर सेक्शन 31। ये आपको फाइंड करना रहता है, बट यहाँ पे अभी बता दिया है कि आपको एक एग्जांपल के तहत आपको पता चले कि आपको कैसे आए क्वेश्चन आएंगे। तो 15 जनवरी 2024 को अपने ड्यू डेट आपका इनवॉइस जो एज पर 31 है वो आपको बता रहा है। यानी ये मुझे लगता है तो आपका रिमूवल टाइम का रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो ये मूवमेंट गुड्स है तो आपका रिमूवल पे रहेगा। तभी आपको ये देखो, आपका जो सप्लाई कब हुआ है, तो रिमूवल डेट पे हुआ है। ओके, तो रिमूवल डेट पे आपके एज पर सेक्शन 31 आ चुका है। तो ये में हम बात करें तो ये रिमूवल का केस हो सकता है। ओके, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाइड कर सकते हो, कोई इजी वे है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे फाइंड, वो आपको देखना है। तो एक बहुत हम इजी से आपको पॉइंट में याद रखवा दूंगा।
आपका जब टाइम ऑफ सप्लाई आपको खत्म हुए ना, तो अब आप मुझे कमेंट में मैसेज करना कि आपको कैसा लगा। ओके, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत यूनिक है या नहीं है। ओके, सो आपका जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आप पढ़ के यानी एंड तक वीडियो देखोगे तो आपका पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का जो पूरा, सब लोग बोलते हैं प्रोविजन याद रहना चाहिए, प्रोविजन याद रहना चाहिए, पूरा प्रोविजन में याद रखवाऊंगा। ओके, ऐसे भी नहीं है कि रट्टा मरवाऊंगा, बहुत इजी वे में याद रखवाऊंगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आंसर देखते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है अर्लियर ऑफ द सेक्शन 12.2 एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि कौन सा अर्लियर होना चाहिए, डेट ऑफ द इश्यू होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा कि डेट ऑफ द इश्यू, इनवॉइस इश्यू कब किया है वो देखो, और दूसरा चीज क्या देखो, एज पर सेक्शन 31 की जो ड्यू डेट है ऑफ द इनवॉइस वो हमको फाइंड करना है। उसमें दोनों में जो भी अर्लियर हो वो क्या मान लेंगे हम, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ इस केस में हम देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस कब था, 15 मार्च का था। देखो यहाँ पे दिया गया, वेट मैं कलर चेंज कर देता हूं तो आपको इजीली पता चले। यस, देखो यहाँ पे दिखा है डेट ऑफ इश्यू, तो ये 15 मार्च ले लिया। अब ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस आपको तो दे दिया रखा है ना एज पर सेक्शन 31 15 जनवरी 2024। ओके, तो इन दोनों में जो भी अर्लियर है वो ले लेना है टीओएस। तो टीओएस कौन सा हो जाएगा आपका, इजी वे, जनवरी 1 आता है तो अर्लियर वही है, तो वो आपका हो गया टीओएस। बट अभी ये मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो टाइम ऑफ सप्लाई आया है तो ये आपका क्या हो गया, आपकी जीएसटी। अब यहां से जीएसटी की लायबिलिटी शुरू हो चुकी है, यानी अभी आपको इस टाइम से पे करना रहेगा। बट पे कब करना है, पेड कर करना है। तो आपने किसी ने भी जो आर्टिकल से और शुरू कर दी है या फिर किसी को नॉलेज है, तो एक चीज मैं आपको बता, तो लायबिलिटी पे ऑफ होता है कि नेक्स्ट मंथ 3B में हम पे ऑफ करते हैं। ओके, 3B में हम पे ऑफ करते हैं, तो 3B में पे ऑफ कब करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को, यानी 20th नेक्स्ट ऑफ द 20th फॉलोइंग मंथ में जब 20th तारीख आती है यानी डेट आती है, तो उसमें हम 3B फाइलिंग करते हैं। वो अब हमारा लास्ट डेट यानी ड्यू डेट हमारा होता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, लायबिलिटी अराइज हुई है 15, यानी ये जब टीओएस हुआ था तब लायबिलिटी सिर्फ अराइज हुई है। अभी पे कब करना रहेगा, तो अप टू नेक्स्ट मंथ की 20th डेट को, कोई भी फॉलोइंग मंथ में आपको देख लेना है 20 तारीख कब आएगी। तो कोई भी आपको पूछे कि आपका जीएसटी लायबिलिटी कब अराइज हुआ, तो ये जब टीओएस आपका निकला है तब जीएसटी लायबिलिटी अराइज हुआ। बट आपको बोले कि लायबिलिटी पे ऑफ कब होगा, तो नेक्स्ट मंथ पे ऑफ होगा। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, और दूसरी बात कि ये जो केस है वो सिर्फ नॉर्मल केस में है, जो 20th डेट है वो नॉर्मल केस में। अदरवाइज मैं बात करूं कि क्यूआरएमपी, ओके, क्यूआरएमपी किसी को पता होगा, शायद पता होगा, तो मैं बात करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। क्यूआरएमपी में बात करूं, क्यूआरएमपी यानी क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्यूआरएमपी। ओके, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो इसका जो ड्यू डेट होता है फाइलिंग करने का बता रहा हूं। ओके, तो 22 रहता है, कितना रहता है, 22 नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। ओके, सो 22 तारीख तक आपको पे करना चाहिए। जब आपका क्यूआरएमपी में आपका अपने रजिस्ट्रेशन यानी आपका फाइलिंग जो है क्यूआरएमपी पे थ्रू बेसिस पे चल रहा है, तो नॉर्मल केस में तो आपका 20 ही रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें मुझे ज्यादा टाइम में आगे पढ़ेंगे ये सब। ओके, सो ये आपका एग्जांपल क्लियर हो चुका है। ओके, चलो हम बात करते हैं अभी सेक्शन 31 की, जो हमने बात की थी। ओके, सो सेक्शन 31 के हमने बात कर दी थी कि ये रिमूवल वाला जो आपको यानी आपका जो क्वेश्चन है उसमें मूवमेंट का आपके बारे में कुछ भी पता है तो आपको पता चल जाना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। ओके, रिमूवल यानी कि उसी टाइम पे या तो फिर बिफोर द रिमूवल आपका इश्यू इनवॉइस क्या हो जाना चाहिए, इश्यूड हो जाना चाहिए। ओके, सो रिमूवल का केस अभी मैंने एग्जांपल बताया तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि रिमूवल का हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम पे रिमूवल हुआ था या तो फिर उससे पहले का जो होता तो मैं बता देता कि ये रिमूवल का है। ओके, सो दूसरी बात क्या है कि नॉन मूवमेंट, यानी जिस भी गुड्स में मूवमेंट नहीं होता, यानी मोबाइल शॉप ले लो, फिर आप मॉल में जाते हो तो वहां पे कोई भी शॉप है तो आप जहाँ पे चल के जाते हो, गुड्स चल के नहीं आता। यानी जब कोई ये मूवमेंट था, मूवमेंट यानी दिल्ली से मुंबई आपने किसी भी गुड्स को भेजा है, ओके, तो ये मूवमेंट में हो गया। अब नॉन मूवमेंट में क्या होगा कि आप कोई भी शॉप में जाते हो या फिर कपड़े लेने जाते हो या फिर मोबाइल रिपेयर कराते हो, ये नॉन मूवमेंट है, वहां पे आपको डिलीवरी मिलेगा। आपको मोबाइल परचेस करने जाते हो तो कोई क्रोमा में जाते हो या फिर XYZ जहां पे भी जाते हो,
कोई भी मोबाइल शॉप में जाते हो, ओके, सो वहां से आप मोबाइल परचेज करो तो ऑन टाइम आपको डिलीवरी मिलता है, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑन और बिफोर, तो ये चीज आपको देख लेना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट हमने बात किया था कंटिन्यूअस सप्लाई का, तो ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई में मैंने बताया था बिफोर और एट द टाइम ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द पीरियडिकल स्टेटमेंट, यानी मैं बताया था डेट ऑफ द स्टेटमेंट और द डेट ऑफ द पेमेंट, ओके, ये दोनों में विच इज अर्लियर, तो वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस सप्लाई। इसका भी हम एग्जांपल हम देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम शांति से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ओके। फिर हमने बात की थी गुड्स ऑफ सप्लाई और द अप्रूवल फॉर द सेल्स ऑफ रिटर्न बेसिस। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये चीज किसको पता है कि अप्रूवल फॉर सेल्स ऑफ रिटर्न बेसिस, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज क्या होती है, इंटर लेवल पे भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती है कि अप्रूवल फॉर सेल्स और रिटर्न बेसिस, क्योंकि मुझे पता है कि जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता रहता है, क्योंकि फाउंडेशन में एक टॉपिक उनका रहता था ओल्ड सिलेबस में, अभी न्यू सिलेबस आ गया तो उसमें वो टॉपिक है ही नहीं, तो अप्रूवल फॉर द सेल्स और रिटर्न बेसिस वाला एक टॉपिक रहता है, तो बहुत अच्छा सा टॉपिक था, ओके। और आपने शायद सभी स्टूडेंट में भी पढ़ा होगा, जो सीए सीएमएस सीएस अदर देन द सीए भी है वो लोगों ने पढ़ा होगा, बट वो कहाँ पढ़ा होगा मैं आपको याद बात करवा देता हूँ, सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट 1930 जो लॉ है उसमें आपने ये पढ़ा होगा। एम आई क्लियर? सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता देता हूं, हम बताने आए हैं यहाँ पे, ओके। सो मैं बता देता हूं कि वो चीज क्या होती है, वेट, ओके। सो जो हमने बात की थी अप्रूवल फॉर सेल्स और रिटर्न बेसिस, ऐसा कुछ था, यही था क्या, ऐसा कुछ था, कुछ भी नहीं कुछ भी, ओके। अप्रूवल फॉर द सेल्स और रिटर्न बेसिस, तो उसमें क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, ओके, वो गुड्स बेचता है किसको, रिसिपिएंट को, ओके। अभी क्या होता है कि सप्लायर ने अभी बोल दिया है रिसिपिएंट को कि अभी तुम आपको गुड्स ले जाओ, आपका जब मन हो तो आप गुड्स रख लेना, ओके, यानी तब मुझे पेमेंट कर देना, अब आप यूज करो, आपको पता चले कि ये भाई अच्छा है या नहीं है तो आप रखो उसको, ओके। तो एक टाइम लिमिट देता है, यानी एक्सपोर्ट सप्लायर देता है कि भाई रिसिपिएंट को देता है कि भाई आप एक काम करो, 3 मंथ है ना, इस गुड्स को आप रखो, और जब आपको लगे कि भाई आपको पसंद आ गया है या तो फिर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप मुझे एक्सेप्टेंस दे देना और साथ ही साथ मुझे पैसे भी भेज देना, ओके। तो ये चीज होता है। फिर क्या बोला, अभी रिसिपिएंट ने क्या किया कि रिसिपिएंट जो होता है ना, तो वो उसको एक्सेप्टेंस देना होता है कि विद इन द 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, ओके, उसको क्या देना पड़ता है, एक्सेप्टेंस प्लस पेमेंट। इफ ये नहीं करता रिसिपिएंट, एक्सेप्टेंस और पेमेंट दोनों नहीं करता, तो सप्लायर के पास अभी भी राइट है क्या, तो जो भी गुड्स दिया था वो रिटर्न करने का, जो भी गुड्स दिया था वो रिटर्न करने का राइट्स किसके पास है, तो अभी भी सप्लायर के पास है, तो इसको बोलते हैं अप्रूवल फॉर सेल्स रिटर्न बेसिस, ओके। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम आगे बात करते हैं कि रिटर्न और जो ये हमारा टीओएस में कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ओके। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि बिफोर एट द टाइम ऑफ द सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमूवल विच इज अर्लियर, ये भी मैंने बता दिया है कि जब भी आपका सप्लाई हो चुका है उस टाइम पे या तो फिर उससे पहले आपका हो चुका है, ओके, यानी सप्लाई आपने जब किया उस डेट पे आपने, यानी उसके पहले आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो वो डेट ले लो, और साथ ही साथ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमूवल, यानी जब सप्लाई हुआ, ओके, जब सप्लाई हुआ तब से लेके 6 मंथ हमको काउंट करने हैं, तब से लेके वो 6 मंथ आपको काउंट करना है, और उन दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो आपको लेना है एस ड्यू डेट एस इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31। बट आपको एक चीज पहचाननी रहेगी कि 4 केस में से कौन सा केस, यानी कौन सा सिनेरियो आपको यहाँ पे लगेगा, कौन सा एग्जाम्पल में कौन सा सिनेरियो लगेगा, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा, ओके। बहुत इजी है, सभी क्वेश्चन में दिया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन में आपको अप्लाई होगा, तो बहुत इजी है, हम बात करेंगे आगे, ओके। चलो अभी हम बात करते हैं जो आपका पहले हम बात कर लेते हैं, आपका जो फर्स्ट 2 पॉइंट थे मूवमेंट और नॉन मूवमेंट, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे, ओके। चलो आ जाओ, उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं मूवमेंट का,
ओके, मूवमेंट का कोई एग्जांपल कर लेते हैं। चलो 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 जल्दी से। मूवमेंट, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व। आपको क्वेश्चन में भी ऐसा दिया होगा कि मूवमेंट, पहले तो आपको फाइंड क्या करना है, गुड्स है या सर्विस है, तभी आप सेक्शन अप्लाई कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा। पहले तो आपको फाइंड करना है गुड्स और सप्लाई। ओके, तो पहले आपने फाइंड कर लिया कि गुड्स है। ओके, चलो भाई गुड्स है, चलो ये सॉल्व हो गया। अभी दूसरा आपको फाइंड करना है, अभी गुड्स है तो अभी क्या आपको फाइंड करना है कि भाई कौन सा सेक्शन लगेगा। सेक्शन 12(2) है, सेक्शन 12(3) है, सेक्शन 12(4) है, सेक्शन 12(5) है, 12(6) है, कौन सा केस लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, या फिर आरसीएम आपको देखना पड़ेगा, वो भी आपको बता देगा। तो आपने बता दिया कि आप यहाँ पे आपको एफसीएम लगेगा। ओके, सो एफसीएम में आपको क्या आपको पता है कि दो चीज आपको फाइंड करनी है टीओएस के लिए। टीओएस के लिए क्या होना चाहिए, तो डेट ऑफ द इनवॉइस इश्यू होना चाहिए, और दूसरा कि ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस फॉर सेक्शन एज पर द सेक्शन 31 होना चाहिए। और सेक्शन 31 के 4 केस है, मूवमेंट, नॉन मूवमेंट, कंटिन्यूस सप्लाई, और द फोर्थ वन कौन सा था आपका, फोर्थ कौन सा था, तो अप्रूवल फॉर द सेल्स एंड रिटर्न बेसिस वाला फोर्थ पॉइंट था। ओके, तो ये 4 केस आपको माइंड में रहना चाहिए। अभी मूवमेंट आए तो क्या होना है, रिमूवल आपको बताना है, रिमूवल ऑन और बिफोर द रिमूवल डेट आपको लेना है। ओके, दूसरा डिलीवरी आपको कब लेना है, तो डिलीवरी आपको कब लेना होता है कि जब आपका क्या होता है, नॉन मूवमेंट होता है तब। फिर थर्ड पॉइंट कंटिन्यूस सप्लाई, तो कंटिन्यूस सप्लाई में डेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट विच इज अर्लियर वो आपको लेना है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या लेना है, अप्रूवल फॉर द सेल्स एंड रिटर्न बेसिस में, तो आपको वहां पे लेना है इनवॉइस इश्यू। ओके, यानी सप्लाई जब आपने किया है तब का डेट, और साथ ही साथ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई, सॉरी 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द गुड्स। ओके, तो ये विच इज अर्लियर वो आपको लेना है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट कवर हो चुका है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में दिया है कि रिमूवल ड्यू डेट एज पर द सेक्शन 31, डिलीवरी इग्नोर किया है। ओके, सॉरी डिलीवरी आपको दिया है, इनवॉइस इश्यू दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया है। ओके, सो आपके आंसर जो है, ओके, टीओएस अर्लियर ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस, और साथ ही साथ क्या आपको चाहिए, डेट ऑफ द इनवॉइस इश्यू। अभी मूवमेंट का केस बना है, तो मूवमेंट के केस में अभी हम क्या करेंगे कि मूवमेंट के केस है तो साथ ही साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, रिमूवल देखना पड़ेगा। ओके, क्यों, मूवमेंट का केस है इसलिए रिमूवल। तो डिलीवरी हम देखेंगे, डिलीवरी हम नॉन मूवमेंट में देखते हैं तो इसका देखने की जरूरत नहीं है, इसके देखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो एफसीएम है, ओके, तो मूवमेंट वाला जो पोर्शन है, तो मूवमेंट में हम क्या देखेंगे, रिमूवल देखेंगे, डिलीवरी नहीं देखते तो इसको इग्नोर कर दो। इनवॉइस इशू चाहिए होता है, हाँ भाई चाहिए होता है, तभी तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, अदरवाइज कैसे निकलेगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो ये चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये चाहिए। रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट इग्नोर। ओके, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपको चाहिए रहेगा, नहीं चाहिए रहेगा तो इसको भी इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो अभी आपका टीओएस सभी में निकल जाएगा, यानी देखो ये आपको दोनों सिर्फ देखना है, इसमें जो भी अर्लियर होगा वो आपको मिल जाएगा। ये दोनों देखना है, इसमें जो भी अर्लियर होगा यानी 15 तो वो आपका निकल जाएगा। भाई फिर 15 मार्च है और 1 मार्च है तो इसमें अर्लियर 1 मार्च, तो ये भी आपका निकल गया। तो ये आपका हो गया टाइम ऑफ सप्लाई रेडी। ओके, चलो अभी नॉन मूवमेंट में हम देखते हैं, बहुत समय नहीं है हमारे पास, स्पीड में पता है, फास्ट ट्रैक बैच है तो हम सबको तो हमारे कवर करवाना है। ओके, डिटरमाइन द टीओएस द नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स, यानी मूवमेंट कुछ है ही नहीं उसमें। ओके, तो क्या होता है, डिलीवरी आपको दे रखा है, इनवॉइस डेट दे रखा है, फिर डेबिट क्रेडिट, डेट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट और द रिकॉर्डिंग कब क्या बुक अकाउंट में, तो वो भी आपको दे रखा है, और आपको बता रहा है कि टीओएस फाइल करना है। ओके, सो आपको यहाँ पे नॉन मूवमेंट है तो मैंने बताया था डिलीवरी आपको लेना है, तो हाँ लेना है, इनवॉइस डेट लेना है, हाँ लेना है, बट ये जो है पूरा ये वो इसको इग्नोर कर देना है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, ऐसा कुछ आपने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, तो आपको ये दो चीज है, तो इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये हो गए। चलो ओके, आगे कंटिन्यूस सप्लाई का हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलो आज जल्दी से। ओके,
तो थर्ड हमारा जो था डेट ऑफ द इनवॉइस, ओके, कंटिन्यूस सप्लाई, तो उसमें क्या आपको क्या देखना है, पेमेंट ऑफ द डेट और स्टेटमेंट ऑफ द डेट विच एवर इज अर्लियर, तो आपका क्लियर हो गया, क्लियर। चलो अभी हम बात करते हैं एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द गुड्स के बारे में बात करते हैं, ओके। तो एक सिंगल बिल है, ओके, यानी अभी क्या होता है कंटिन्यूस सप्लाई यानी क्या, मैं बता देता हूँ कि कंटिन्यूस सप्लाई यानी कि पहले तो एक मैं चीज बता देता हूँ कि जो भी आपका परचेस करने गए, ओके, आपने बोला कि इस सप्लायर ने एक रिसिपिएंट सप्लायर के पास गया और बोला कि मुझे सीमेंट की यानी जो सीमेंट बैग आता है ना, तो वो सीमेंट बैग चाहिए, ओके। तो उन्होंने बोला कि कितना चाहिए, तो उन्होंने बहुत टन में मांगा है कि इतना टन मुझे चाहिए, यानी 1 टन 2 टन, तो उसमें मांगा, ओके। सो सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट ने ऐसे बोला कि मेरे गोडाउन में इतनी जगह नहीं है, तो आप एक काम करिएगा कि आप मुझे मंथली वाइज यानी 3 मंथ या 4 मंथ में आप मुझे थोड़ा बहुत करके मुझे सप्लाई करते रहना और मेरा बिल बना देना एक ही, ओके। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई यानी हमको कंटिन्यूअस में हमको सप्लाई करते जाना है, उस हिसाब से हमको पेमेंट भी मिलता जाएगा, ओके। सो इस चीज में मैंने भी एग्जांपल यही रखा है कि सिंगल बिल है, ओके, जो बिल है 18 अक्टूबर का, ओके, 18 अक्टूबर इनवॉइस रेज किया है मैंने 6,60,000 का, ओके। और पीरियडिकली सप्लाई मैं करता हूँ, पीरियडिकली यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में मैं सप्लाई करता हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 2,50,000, 2,10,000, तो 6,60,000 हो गया, ये मैच हो गया, क्लियर। चलो अभी पेमेंट कैसे मिलता है मुझे, तो मुझे जुलाई का जो पेमेंट है ना 2 लाख, तो मुझे 2 लाख मिलना था, बट उन्होंने 15/8 को मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, ओके, कोई बात नहीं, चलो 1.5 लाख दिए, फिर मुझे 15/9 को 1.5 लाख मिला, 15/10 को 1.5 लाख मिला, अभी 4.5 लाख मुझे अभी तक मिल चुके हैं। मैंने सप्लाई कितना कर दिया है, 6,60,000 का मैंने सप्लाई कर दिया, बट उसके सामने पेमेंट मुझे कितना मिला, 4,50,000। बट अभी रिमेनिंग जो 210 जो है अमाउंट यानी 2,10,000 वो मुझे पेड कब यानी मुझे मिल गया, तो 25 अक्टूबर को मुझे पूरा पेमेंट मिल चुका है, ओके। अभी क्या बोल रहा है कि जो भी स्टेटमेंट इश्यू किया है, जो भी स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपने कितना माल भेजा यानी आपने कितना गुड्स भेजा और कितना आपको पैसा मिला उसको रिसिपिएंट के पास से, तो उसका एक आप डिटेल में स्टेटमेंट आप भेजते हैं रिसिपिएंट को, ओके, तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, अदरवाइज कुछ होता नहीं है स्टेटमेंट, ओके। तो ऑन 16th आपको कब भेजा स्टेटमेंट, तो 16th अक्टूबर को आपने रिसिपिएंट को क्या भेजा, स्टेटमेंट भेज दिया, वेयर द इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई एंड द पेमेंट मेड टी डेट एंड हाउ मच अमाउंट द रिमेनिंग टू द पे, ओके। सो अभी यानी वो मैंने बता दिया कि कितना अमाउंट पे करना बाकी है, वो सब एक्सेट्रा आपको एक स्टेटमेंट में दिखाई देगा। तो अभी इस केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करना है, ओके। तो अभी क्या करेंगे, पहला चीज हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि पेमेंट अमाउंट कितनी है, ओके। नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमको देखना चाहिए, बट पेमेंट अमाउंट हमको देख लेना चाहिए। अभी देखो पेमेंट अमाउंट हम देख लेते हैं, पहले कितना दिया था, वेट 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ओके। और डायरेक्ट फिर कितना दे दिया, 210, 210, ओके, 2,10,000, ओके। सो अभी पेमेंट अमाउंट आपको मिल गया। चलो अभी हम क्या देखेंगे, तो अभी हम आपको पेमेंट ये जो रिसीव कब हुआ वो देखना रहेगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, पेमेंट डेट और स्टेटमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, ओके। तो वो आपको देखना है। तो पेमेंट डेट कौन सी थी, ओके, तो जो भी पेमेंट थी तो उसका डेट कौन सा था, तो इसका था 15/8, 15/9, 15/10 और 25/10, यही था 15/8, 15/9, 15/10, क्लियर। अभी क्या बोला, ये तो ए हो गया, बी पोर्शन हमारा कौन सा आ गया, पेमेंट डेट हमारा हो चुका है, ओके। अभी क्या कौन सा बोला, स्टेटमेंट डेट, स्टेटमेंट डेट। तो स्टेटमेंट डेट कब होगा, तो वो मैंने बताया है क्वेश्चन में कि 16/10 आपने को स्टेटमेंट भेज दिया है, ओके। सो सभी का 16/10 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट डेट तो एक ही होती है ना, तो सभी में 16/10 ही लगेगा, ओके। तो 16/10, 16/10, क्लियर। चलो अभी इसका अर्लियर लेना है, सभी में आपको क्या लेना है, अर्लियर लेना है, अर्लियर लेना है। क्या फाइंड करने के लिए, तो आपको फाइंड करने के लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस
एज पर सेक्शन 31। तो ये फाइंड करने के लिए आपको ये अर्लियर लेना पड़ेगा, क्या पेमेंट डेट का और या फिर कंटेंट स्टेटमेंट डेट का। तो इसमें अर्लियर कौन सा है 15/8, तो ले लिया। चलो आगे इसमें अर्लियर 15/9, फिर इसमें अर्लियर 15/10, इसमें अर्लियर 16/10। क्लियर। चलो ये आंसर था, ये आंसर था, सॉरी ये आंसर नहीं था ना, ये आंसर था। ओके यहाँ पे ये आंसर था और ये आंसर था। ओके चलो हो गया। तो ये आपको मिल गया। अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको टीओएस निकालना है। तो टीओएस कैसे निकालेंगे, अभी आपको टीओएस निकालना है। तो टीओएस कैसे निकालेंगे कि ड्यू डेट ऑफ द मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू। इश्यू इनवॉइस होता है, इनवॉइस इश्यू, डेट ऑफ द इनवॉइस इश्यू। ओके तो देख लेते हैं कौन सा है डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू। डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू हमने कब किया था, कब किया था, ये रहा। इनवॉइस रेस हमने किया था 18 अक्टूबर को। तो सभी में 18 अक्टूबर आ जाएगा। क्लियर। अभी टीओएस क्या बोल रहा है, दोनों में अर्लियर, यानी अर्लियर ये सेक्शन वाला 31 वाला और डेट ऑफ द इनवॉइस इश्यू जब किया है उसका अर्लियर आपको लेना है। तो टीओएस के क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 15 अगस्त, ये आ जाएगा 15 सितंबर, ये आ जाएगा 15 अक्टूबर और यहाँ पे आ जाएगा 16 अक्टूबर। तो ये आपका क्या निकल गया, टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया। तो ये आपका आंसर है। ओके सो यानी मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है। अब यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से भी आप देख सकते हो कि मैंने आंसर दे निकाला है। ओके देखो पहले हमने पेमेंट अमाउंट निकाला, फिर रिसीव्ड कितना कब डेट को हुआ, फिर पीरियडिकली स्टेटमेंट हमने इश्यू कब किया था, ड्यू डेट हमारी मिल गई एज पर द सेक्शन 31, डेट ऑफ द इनवॉइस है उसका जो ये दोनों का अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके तो ये आपका आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला है पोर्शन उसको हम खत्म करते हैं। सेल्स ऑन द अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है। एग्जांपल तक बता देते हैं कि मान लीजिए कि 15 जनवरी 2024 को आपने रिमूवल किया है, 6 मंथ तक रिमूवल तो आपने रिमूवल किया है 15 जनवरी को। अभी इससे आपको 6 मंथ देखना है क्योंकि अपना रूल्स क्या बोल रहा है कि डेट सप्लाई जब किया है ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ द सप्लाई और द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमूवल। ओके तो 6 मंथ आपका रिमूवल तक देखना है। तो ये आपका रिमूवल कब हो जाएगा, 6 मंथ इजीली, बहुत इजी है कैलकुलेट करने के लिए। आपको डायरेक्ट मंथ बोला है इसीलिए इजी है, जो डेज बोलता है तो आपके लिए आपको फाइंड करना रहता है, आपको एक एक डे को काउंट करना रहता है। अभी मंथ बोला है तो अभी देखो 15 एक बोला है। ओके तो 6 मंथ तो एक फर्स्ट मंथ यानी जनवरी है, जनवरी में हम प्लस 6 मंथ कर देंगे तो 7 होगा। तो 7 यानी जो डेट है वो तो सेम ही रहेगी 15/7, क्योंकि ये मंथ ईयर मंथ में बोला है इसीलिए। डेज में बोलता है तो हमको डेज काउंट करना पड़ता है, एक एक दिन काउंट करना पड़ता है। ओके सो ये बहुत इजी है। सो आपका 15 जुलाई 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल हो चुका है। बट अभी क्या हुआ कि अभी उसने एक्सेप्टेंस आपको कब दिया, 15 यानी 6 मंथ होने से पहले ही आपको क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। ओके तो 15/6 को अभी क्या होगा कि जो भी रिसिपेंट है वो सप्लायर को पेमेंट कर देगा और एक्सेप्टेंस भी देगा। तो जो भी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा वो कब होगा, जब उसने एक्सेप्टेंस दिया, वो जब भी उन्हें एक्सेप्टेंस दिया वो डेट ड्यू डेट बन जाएगी। कब, जब उस केस में कि जिस केस में आपका 6 मंथ से पहले ही आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। बट हमने दूसरे की बात की थी, जब हमको 6 मंथ के बाद हमको एक्सेप्टेंस मिलता है तब क्या, तो तब हमारा जो 6 मंथ वाला जो पोर्शन यानी है 15/7, तो वो हमको क्या लेना है, ड्यू डेट एज अ इनवॉइस ले लेना है। क्लियर। चलो इसका एग्जांपल ये करते हैं। ओके तो हम इसके भी हम खत्म कर देंगे। रिया ऑन अप्रूवल बेसिस से रिमूवल कब किया था, 18 फेब को। एक्सेप्टेंस कब मिला, 19 जुलाई को। अभी पहली चीज आपको देखो, रिमूवल किया था, रिमूवल कब किया था, 18 फेब को 24। यहां से आपका 6 मंथ आपको देखना है, 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल। तो वो कब होगा, तो 2 है प्लस 6 कर दो तो 8 हो गया। तो 18 8 24 यानी 18 अगस्त हो गया। अभी एक्सेप्ट कब किया, ये दोनों डेट के बीच में है एक्सेप्ट, वो देखना है। एक्सेप्टेंस हाँ देखो 19/7
यानी जुलाई में हो चुका है, और हमारा 6 मंथ रिमूवल कब होगा, ड्यू डेट हमारी 18 अगस्त है। तो ये जो हमारा है वो क्या हो गया, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। क्लियर। अभी इसका, और हमने इनवॉइस कब किया है, इनवॉइस इश्यू कब किया है, उसका डेट बताओ। इनवॉइस इश्यू हमने किया है 18 अगस्त को, 18 अगस्त 24। तो ये जो डेट है ये और ये, तो इसमें अर्लियर कौन सा है, तो वो आपका टीओएस निकल जाएगा। अर्लियर कौन सा है, तो 19 जुलाई 24, तो ये आपका टीओएस निकल गया। क्लियर। चलो यहाँ पर देख लो, आपका पूरा सॉल्यूशन भी आपको दिखाई देगा। ओके, तो आप देख सकते हो मिल गया आंसर। चलो अभी सेक्शन 12(3) बात करते हैं। आरसीएम मैंने समझा बता दिया, तो अभी मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा। ओके, सो सप्लाई गुड्स वैल्यू और रिसिपिएंट, और पेड करना है आपको जीएसटी टू द गवर्नमेंट को। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। टीओएस शैल बी अर्लियर ऑफ। अभी आरसीएम में क्या पॉइंट आपको देखना है वो हम बात करते हैं, कि आपको देखना है डेट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, कब आपको रिसीट हुआ। अभी ये आरसीएम है ना, तो वो पे करता है, कौन पे करता है, तो रिसिपिएंट। तो अभी आपको रिसिपिएंट के केस से, रिसिपिएंट के बिहाफ से आपको देखना है कि अभी क्या होगा। ओके, तो मैं अभी मान लेता हूं कि मैं रिसिपिएंट हूं। ओके, तो मुझे पे करना है गवर्नमेंट को जीएसटी। तो अभी मैं क्या देखूंगा कि भाई मुझे रिसिप्ट कब हुआ गुड्स, मैं एज ए रिसिपिएंट हूं, तो मैं देखूंगा कि मुझे रिसिप्ट कब हुआ वो गुड्स। ओके, फिर मैं क्या देखूंगा कि डेट ऑफ पेमेंट, यानी मुझे डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट और द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन द बुक्स अकाउंट अर्लियर, वो आपको देखना है। ओके, यानी आपने पेमेंट कब किया, सप्लायर को आपने पेमेंट कब किया वो देखना है, और आपने बुक में रिकॉर्ड कब किया वो देखना है, और साथ ही साथ आपने जब इनवॉइस इश्यू किया था वहां से लेके 31st डे तक आपको वो देखना है। बट यहाँ पे एक चीज है कि डेट ऑफ द इनवॉइस जो है वो एक्सक्लूड करना है व्हेन द कैलकुलेटेड, यानी जब भी आप, यानी मैं एग्जांपल देके बताता हूं कि इनवॉइस डेट है आपका 15 जनवरी 2024, तो आपको 31st डे तक आपको काउंट करना है। ओके, सो आपको जो 15 तारीख है उसको नहीं गिनना है, डायरेक्ट 16 तारीख से आपको गिनना है। कौन तारीख से गिनना है, 16 तारीख से आपको गिनना है। तो 16 से लेके आपको देखना है 31st डे आपका कौन सा रहता है, तो 15th Feb 24 ये आपका रहता है 21st डे। ओके, चलो ये क्लियर हो चुका है। तो आपको 12(3) में आरसीएम के केस में आपको क्या देखना है, तो रिसिप्ट कब हुआ मुझे गुड्स, मैंने पेमेंट कब के, पेमेंट में दो चीज अर्लियर ऑफ को देखना है, क्या कि मैंने मेरे बैंक से पेमेंट जो हुआ है, बैंक से डेबिट हुआ है, तो उसका डेट कौन सा है, दूसरा कि मैंने अपनी बुक अकाउंट में कब रिकॉर्ड किया है पेमेंट। ओके, तो उन दोनों का अर्लियर जो होगा वो लेना है, और साथ ही साथ जो हमने डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू किया है, यानी जो भी डेट में हमने इनवॉइस इश्यू किया है वहां से लेके 31st डे तक आपको काउंट करना है। बट ओके, सो ये चीज आपको देखना है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एग्जांपल क्या है, लक्ष्मी परचेस गुड्स, ओके, टैक्सेबल ऑन आरसीएम बेसिस। ओके, तो डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, वेट, ओके, तो डेट ऑफ द रिसिप्ट गुड्स कब है, तो केस 1 में हम देखेंगे, केस 2 बाद में देखेंगे। तो 16 जनवरी 2024 में रिसिप्ट हमने मिला है। डेट ऑफ इनवॉइस हमको कब मिला है, तो 1 नवंबर 2023, यानी देखो 23 का है। ओके, फिर डेट ऑफ द डेबिट इन बुक्स 16/2, और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट तो 15/2। अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो पहले हमको क्या चाहिए टीओएस निकालने के लिए, रिसिप्ट कब हुआ। ओके, तो पहले देखना है रिसीव कब हुआ है गुड्स, तो उसका डेट देखो क्या है, 16/1/24। फिर हमको क्या है पेमेंट, पेमेंट में अर्लियर हमने बोला था, अर्लियर ऑफ द दो चीज थी। ओके, तो दो चीज में क्या कौन सा था, एक था डेट ऑफ डेबिट इन और रिकॉर्डिंग पेमेंट। तो इन दोनों जो केस है तो उसमें से हमको क्या निकालना है, अर्लियर।
तो अर्लियर कौन सा निकलेगा 15/2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15/2/24। ओके, अभी जो हमारा थर्ड क्या था कि 31st डे आपको काउंट करना है। ओके, वो आपको काउंट करना है ऑफ द इनवॉइस, डेट ऑफ द इनवॉइस इशू, डेट ऑफ इनवॉइस इशू। ओके, तो वो आपको दिया गया नहीं रहेगा, वो आपको खुद से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी डे हमने इनवॉइस इश्यू कब किया है 1/11 को, नवंबर को हमने इश्यू किया है। अभी फर्स्ट डे ऑफ द नवंबर में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे देख लो 30 दिन होते हैं नवंबर में, तो नवंबर में से फर्स्ट दिन जो है वो आपको काउंट नहीं करना, तो 29 बचा। अभी आपको 22 डेज और लेने हैं, तो यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर आ गया, यानी 2 दिसंबर 24। ओके, वेट 23 रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, अभी ये 23 रहेगा, 24 नहीं, सॉरी 23 रहेगा। अभी इसमें से जो भी अर्लियर है वो आपका क्या बन जाएगा TOS, तो TOS क्या हो जाएगा 2/12/23। क्लियर। अभी केस 2 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा ही है 2/12/23। ओके, चलो अभी आंसर सेम टू सेम है, ये आप होमवर्क में करना। ओके, आपको घर जाके इसको कर लेना एक बार। ओके, तो आंसर मैंने लिखा ही हुआ है, फिर भी आप इसको काउंट कर लेना। ओके, 2 केस मैंने दिए हैं तो आप काउंट कर लेना। ओके, तो RCM बेसिस यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। अभी हम बात करते हैं आगे। अभी बात करेंगे 12/4 और 13/4, ये दोनों एक साथ ही हम बात करेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है और इसमें कोई भी सर्विस और गुड्स में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है, तो दोनों पॉइंट को हम साथ ही में पढ़ेंगे और दोनों सेक्शन को साथ में हम कवर करेंगे। ओके, सो सेक्शन 12/4 और सेक्शन 13/4 अभी हमारे कौन से सेक्शन हो चुके हैं, तो 12/2 हो चुका है, 12/3 हो चुका है। ओके, अभी 12/4 और 13/4 ये हो जाएगा। ओके, ये सर्विस में है और ये गुड्स में है। ओके, तो ये 12/2 कॉन्सेप्ट बेसिस पे था, टाइम्स ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स FCM, 3 RCM, 4 वाउचर, और आपको वो भी पूछे 13/4 तो भी आपका वाउचर रहेगा। क्लियर। चलो, तो सप्लाई हो गया ऑफ द वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाउचर। अभी वाउचर में क्या होता है, 2 चीज आपको फाइंड करनी रहेगी वाउचर में, कि वो आइडेंटिफाइबल है, नॉन आइडेंटिफाइबल है। ओके, तो ये 2 चीज आपको फाइंड होनी चाहिए। ओके, सो जो भी सप्लाई है वो आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द वाउचर। ओके, तो यस और नो, यानी आपको जब वाउचर मिलता है तब आप देख लीजिए कि आपका जो सप्लाई है, यानी जो आपको वाउचर मिला है वो आइडेंटिफाइबल है, यानी आप उसको गिन पा रहे या फिर नहीं गिन पा रहे। ओके, सो ये आइडेंटिफाइबल और नॉन आइडेंटिफाइबल ये आपको देखना है। तो इफ आइडेंटिफाइबल है यस, देन आपको TOS जो है वो क्या है कि डेट ऑफ द इश्यू ऑफ वाउचर। हम एग्जांपल देखेंगे, ऐसा भी कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से हम करेंगे। तो आपको क्या देखना है TOS कि डेट ऑफ द इश्यू ऑफ वाउचर, कब वाउचर इश्यू हुआ है वो डेट हम ले लेंगे। अदरवाइज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस चीज को या फिर उस वाउचर में जो भी दिया है वो, तो क्या होगा कि सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, देन TOS इज डेट ऑफ रिडीमेबल वाउचर, यानी आप जब भी वाउचर को रिडीम करते हो उस डेट को आपको ले लेना चाहिए। ओके, और उस दोनों बराबर, तो इस दोनों केस को हमको समझना है, तो हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। दोनों का एक एग्जांपल मेरे पास सामने है। ओके, तो देखो, एक एग्जांपल है आइडेंटिफाइबल पर, एक एग्जांपल है नॉन आइडेंटिफाइबल का। ओके, तो दोनों को हम अलग अलग कलर से देख लेंगे क्योंकि आपको पता चले कि दोनों ग्रीन ग्रीन ना हो जाए। ओके, सो यहाँ पे देखो जसमीत सर, यानी मैं यहाँ पे जसमीत सर ने, ओके, एक जसमीत सर है तो उनने वाउचर भेजा है। किसको वाउचर भेजा है, तो पल्लवी को वाउचर भेजा है। ओके, गिफ्ट किया है टू पल्लवी। ओके, बट अभी क्या है, तो जो वाउचर था वो 2100
2100 रुपए का वाउचर था फॉर अपीयरेंस, यानी जो अपीयरेंस है, यानी जो भी आपको पहनने के लिए जो भी अपीयरेंस वाला जो है क्लोथिंग वो सब, तो वो आइडेंटिफाइबल है। ओके, तो वो आइडेंटिफाइबल चीज है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाइड कर सकते हो, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको दिया गया वाउचर, इट्स कॉल्ड द आइडेंटिफाइबल। ओके, सो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाउचर है वो कहाँ पे यूज होगा, वो आपको पता है। आपको ऐसा नहीं है कि वाउचर लेके आप मॉल में यानी कोई किसी मॉल में गए, यानी डीमार्ट में चले गए, ओके, या फिर अदर कोई जगह पे चले गए, आप अपीयरेंस स्टोर में नहीं गए। ओके, सो ऐसा नहीं है, आपको अपीयरेंस बोला है, अपीयरेंस यानी कि जो भी आप पहनने हैं कपड़े की जो क्लोथिंग है, तो वो आपको लेने के लिए वहां पर यानी क्लोथिंग स्टोर पे ही जाना पड़ेगा, कोई और डिपार्टमेंट और स्टोर में आप नहीं जा सकते। ओके, तो इस तरह की बात है। तो आपको कब दिया है, टेक 16 जनवरी 2024। ओके, तो लाइफस्टाइल के लिए, और उसमें पल्लवी ने रीडिंग और परचेस किया टॉप एंड जीन्स। ओके, तो लाइफस्टाइल से, जो लाइफस्टाइल है वो एक शॉप का नाम है, एक शॉप का नाम है। उन्होंने वाउचर दिया जसमीत सर को, जसमीत सर ने वो वाउचर गिफ्ट कर दिया पल्लवी को, पल्लवी ने रिडीम कर लिया वो लाइफस्टाइल से। ओके, रिडीम वाउचर कर लिया। कौन कौन सा अपीयरेंस था, अपीयरेंस यानी आइडेंटिफाइबल गुड्स है। ओके, तो वो कब हुआ, 16/1, और रिडीम कब हुआ है, रिडीम की डेट नहीं दे रखी। तो हमने पढ़ा है कि आइडेंटिफाई, जब भी गुड्स यानी जब भी हमारा वाउचर आइडेंटिफाइड होता है तो हम इश्यू ऑफ वाउचर हम देखते हैं। तो इश्यू ऑफ वाउचर कब हुआ था, 16/1/2024। तो हमारा जो टीओएस होगा वो क्या हो जाएगा, TOS इज इक्वल टू इश्यू ऑफ वाउचर, तो TOS इज इक्वल टू 16 जनवरी 2024 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इन दिस केस सप्लाई आइडेंटिफाइड क्लोथ्स। ओके, तो हमको पता है कि यहाँ पे आइडेंटिफाइड अपीयरेंस के बारे में, क्लोथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको जाके लेना है। ओके, अभी हम बात करते हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, जो आइडेंटिफाइड हम नहीं कर सकते। तो अमेजोन जो है उन्होंने जसमीत सर को एक यानी अमेजोन से जसमीत सर ने एक कूपन वाउचर परचेस किया, अभी तो बहुत हो रहा है, आपने भी देखा होगा। तो आपने वाउचर परचेस किया और वाउचर गिफ्ट कर दिया मुझे, यानी केवल को गिफ्ट कर दिया। अभी क्या हुआ कि जो वाउचर है वो वाउचर जसमीत सर ने अमेजोन से कितने का खरीदा है, 2100 रुपए का वाउचर खरीदा है, गिफ्ट वाउचर खरीदा है। उसमें गिफ्ट वाउचर खरीदा है, उसमें मैं यानी केवल कुछ भी परचेस कर सकता है, कुछ भी यानी मुझे 2100 रुपए के अंदर कुछ भी आइटम आती है वो मैं ले सकता हूं। वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, यानी एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि मुझे इसी पर्पस से आपको वाउचर दिया है। पर्पस यहाँ पे कुछ भी है, यानी आप कुछ भी ले सकते हैं, आप घड़ी ले सकते हैं, आप मोबाइल ले सकते हैं, आप कुछ XYZ, कुछ परफ्यूम ले सकते हैं, XYZ आप ले सकते हो, क्लोथ ले सकते हो। यहाँ पे जो चीज है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। ओके, सो मैंने रिडीम कब करवाया है वाउचर, तो मैंने ईयरफोन खरीदा 2100 रुपए में, तो 25 मार्च को मैंने रिडीम किया। तो अभी जब अनआइडेंटिफाइबल होता है तब आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, तब उस केस में हमने क्या देखा कि जब भी वाउचर का हमने रिडीम करवाया है उस डेट को हम क्या ले लेंगे, TOS यानी टाइम ऑफ सप्लाई हम ले लेंगे। तो मैंने 25/3 है, तो 25/3 हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो डेट ऑफ द रिडीमेबल वाउचर्स। ओके, इन दिस केस सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द वाउचर। ओके, तो मुझे सप्लाई जो था तो आइडेंटिफाइबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, इसीलिए मेरा जो डेट ऑफ द रिडीमेबल वाउचर है वो हमारा आंसर हो गया है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि सेक्शन 12(4) और 13(4) किस बारे में बात कर रहा है। ओके, अभी हम बात करते हैं सेक्शन 12(5) और 13(5). ओके, तो दोनों एक साथ में कवर कर लेंगे। तो एप्लीकेबल ये किसको, टैक्स नहीं चोरी था जाए, इट मींस कि जब टैक्स का इविएशन होता है, ओके, टैक्स का इविएशन होता है तब ये जो सेक्शन है रेसिडुअल केस, ओके, तब ये यूज होता है। तब उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब कैसे निकाले, तो टाइम ये जो पहले तो ये 12(5) और 13(5) है रेसिडुअल केस, तो वो कब एप्लीकेबल होता है वो हम बात कर लेते हैं। जब डिटरमाइंड होता है सब सेक्शन 2, 3, 5, 4 सेक्शन ऑफ द 12(3), यानी मैंने बताया था कि जब 12(2) या फिर 12(3) या तो फिर 12(4) ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये एप्लीकेबल नहीं होता, तब उस केस में सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 12 और 13 शैल बी एप्लीकेबल, तब ये एप्लीकेबल हो जाता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस से।
ओके, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। ओके, तो टीओएस इन द रेसिडुअल केस, ओके, तो ये पीरियडिकली रिटर्न फाइल जीएसटी रिटर्न, ओके, और अदर केस टीओएस डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स। ओके, यानी समझो आप, जब भी आपका रेसिडुअल केस होता है तब आपने वो देखना है कि आपने जो भी रिटर्न फाइल किए हैं, जीएसटी रिटर्न आपने फाइल किया है, ओके, तो टीओएस आपका क्या हो जाएगा कि ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, यानी आपने जो भी रिटर्न फाइल किया है वो आपका टीओएस यानी टाइम ऑफ सप्लाई आपका वो बन जाएगा। यानी जब भी आपने जब नेक्स्ट हर मंथ आप फाइल करते हो तो हर मंथ वाला जो है आपका टीओएस बन सकता है। ओके, और अदर केस में यानी आपने जब ये रिटर्न वाला है तो उसके अदर देन केस में हम बात करेंगे, तो आपने जब पेमेंट किया है टैक्स का वो डेट जो है, जब आपने पेमेंट किया है टैक्स का वो डेट आपका क्या हो जाएगा, टीओएस हो जाएगा। बट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अभी 12.6 और 12.6 और 13.6 की बात करें, एडिशनल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ड्यू टू डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट फी, पेनल्टी चार्ज फॉर द लेट फी। ओके, एडिशनल वैल्यू आपको पे करना पड़ता है। कैसे कि आपको डिलेड हो गया, डिलेड पेमेंट हो गया, तो उसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, फी, पेनल्टी जो भी आपको लगा रहे हैं, ओके, तो वो आपको पे करना पड़ रहा है। सो हेलो, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था तो इंपॉर्टेंट कॉल था, सो पिक करना पड़ता है। सो हम क्या थे, कहाँ पे थे, तो सेक्शन 12.6। ओके, तो 12.6 में हम एडिशनल वैल्यू हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ ड्यू टू द डिलेड पेमेंट। ओके, हमने सप्लाई कर दिया बट हमने जो पेमेंट किया है ना वो डिले कर दिया, यानी हमारा जो क्रेडिट पीरियड या फिर डेटर पीरियड था वो बहुत कम था, यानी 30 डेज 60, बट हमने एक्सटेंड कर चुके हैं वो लिमिट भी, तो हमको क्या इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी वो सब भी लगता है। सो वो उसके बिहाफ पे चार्जेस जो भी सब लगे हैं सो लेट पेमेंट के लिए, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई हमारा जो पोर्शन रहता है तो वो क्या रहता है, तो डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द सच लेट पेमेंट ऑफ द चार्ज, डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच लेट पेमेंट चार्जेस। ओके, कब आपको देखना है कि आपने जो भी डेट आपने ली है रिसीट, आपको डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द सच लेट पेमेंट चार्जेस, आपने जब भी पेमेंट कर दिया है उसका डेट आपको फाइंड कर लेना है। ओके, देखो एग्जांपल के तौर से, पल्लवी सोल्ड गुड्स टू रिया, डेट ऑफ द रिमूवल 15 जनवरी है, डेट ऑफ द इनवॉइस 15 जनवरी, डेट ऑफ इनवॉइस 12 जनवरी, और डेट ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट 15 मार्च। ओके, तब ये आपको पेमेंट मिल चुका है। ओके, अभी पल्लवी चार्जेस लेट पेमेंट फी 500 विच इज पेड बाय द रिया ऑन द 15th जून 2024, तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स एंड ऑल्सो लेट पेमेंट चार्जेस है। ओके, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा तो हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है गुड्स के केस में कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और या फिर डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, क्योंकि वो जो फर्स्ट स्टेप वाला हमारा जो था कि रिमूवल किया है, कारण कि यहाँ पे बता दिया रिमूवल, तो आपका सेक्शन 12(2) एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 12(2) के बिहाफ पे आपका टीओएस कितना निकलेगा, 12 जनवरी, क्योंकि आपका डेट ऑफ इनवॉइस था 12 जनवरी। ओके, और आपने ड्यू डेट आपका रिमूवल जब किया है वो है 15 जनवरी। ओके, सो इन दोनों का लेयर 12 जनवरी आ चुका है। और दूसरा ये सेक्शन 12(2) के हिसाब से हुआ। ओके, बट अभी हमको सेक्शन 12(6) के हम बारे में बात करें कि लेट पेमेंट चार्जेस वाला जो है, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच चार्जेस कब हमको मिला, वो जो लेट फी है वो कब मिला वो आपको फाइंड करना है। उसकी डेट आपको मिल जाएगी तो आपको वो टीओएस डायरेक्टली हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिला था हमारा लेट पेमेंट जो रिया से मिला था 15 जून 24 को, तो हमारा जो टीओएस है वो भी 15/6/24 हो जाएगा, 15 जून 24 हो जाएगा। अभी ये क्लियर हो चुका है। तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई के जो गुड्स वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 12, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो अभी एक बार हम लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, अभी हम रिवाइज नहीं करेंगे, बट ऐसा हो तो हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर दें, लास्ट में हम डायरेक्ट सर्विस का रिवाइज करेंगे और डायरेक्ट हम खत्म कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने देखा है। 12(2), 12(3), 12(4) और 13(4), 12(5), 12(6), 13(5), 13(6), 13(7), 13(8), 13(9), 13(10), 13(11), 13(12), 13(13), 13(14), 13(15), 13(16), 13(17), 13(18), 13(19), 13(20), 13(21), 13(22), 13(23), 13(24), 13(25), 13(26), 13(27), 13(28), 13(29), 13(30), 13(31), 13(32), 13(33), 14(5), 15(5), 16(5), 17(5), 18(5), 19(5), 20(5), 21(5), 22(5), 23(5), 24(5), 25(5), 26(5), 27(5), 28(5), 29(5), 30(5), 31(5), 32(5), 33(5), 34(5), 35(5), 36(5), 37(5), 38(5), 39(5), 40(5), 41(5), 42(5), 43(5), 44(5), 45(5), 46(5), 47(5), 48(5), 49(5), 50(5), 51(5), 52(5), 53(5), 54(5), 55(5), 56(5), 57(5), 58(5), 59(5),
13/5, 12/6, 13/6, 12/2 FCM, 12/3 RCM, 12/4 और 13/4 वाउचर, 12/5/35 रेसिडुअल केस, 12/6 और 13/6 कौन सा जल्दी बताओ मेरे मित्रों। 12/6 और 13/6 हमारा FCM हो चुका है, हमारा RCM हो चुका है, वाउचर हो चुका है, रेसिडुअल केस हो चुका है। अभी 12/6 और 13/6 में हमारा क्या था, एडिशनल वैल्यू, एडिशनल वैल्यू। ओके, सो तीनों केस में हम मैं बता देता हूं। यहाँ पे FCM में हमने क्या दो चीज पढ़ा है टीओएस फाइंड करने के लिए। तो एक था हमारा डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू, और एज पर सेक्शन 31 वाला जो हमारा डेट ऑफ इनवॉइस था वो हमको देखना है। इसमें क्या देखना है, अर्लियर। इसमें 4 केस आपको पता है, मूवमेंट, नॉन मूवमेंट, कंटिन्यूअस और द अप्रूवल ऑफ द सेल्स ऑफ अप्रूवल। ओके, अप्रूवल फॉर द सेल्स और रिटर्न बेसिस। आरसीएम में आपको क्या देखना है, आरसीएम में 3 चीज आपको देखनी थी। एक, रिसीट कब हुआ गुड्स मुझे, मैंने पेमेंट कब किया। पेमेंट में भी 2 चीज आपको देखना है, पेमेंट में भी आपको 2 चीज देखना था। एक, डेबिट कब हुआ उसका डेट, और रिकॉर्ड कब किया बुक में उसका डेट, तो इसका अर्लियर हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट आपका था 31st डे ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, इश्यू इनवॉइस। ओके, इश्यू इनवॉइस। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। तो इसका ये तीनों चीज का अर्लियर आपको लेना है। ओके, अभी 12/4 और 13/4 में आपको वाउचर में 2 चीज देखना है, आइडेंटिफाइड है या फिर नॉट आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड हो तो आपको क्या देखना है, आइडेंटिफाइड है तो इश्यू ऑफ द वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट लिखना है भाई, डेट भूलना नहीं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत गंदे अक्षर हो चुके हैं, बट बेकार से हैंड राइटिंग है, बट कोई बात नहीं। और नॉट आइडेंटिफाइबल हो, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आपको क्या देखना है, जब भी रिडीम करेगा उसका आपको देखने है, डेट देख लेना है। चलो आगे, रेसिडुअल केस में आपको 2 चीज था। एक कौन सा केस था कि आपका जो जीएसटी रिटर्न पीरियडिकली रिटर्न फाइल हो रहा है तो वो डेट आपको ले लेना है, और जो नहीं होता है अदर केस जो है, अदर केस तो आपने जब को अपने रिसिप्ट हुआ है आपका जो रिसिडुअल केस में आपने जब पेमेंट किया है, सॉरी पेमेंट जब किया है तो उसका डेट आप ले सकते हैं। चलो आगे, एडिशनल केस में भी हमने 2 केस पढ़ा है। कौन सा केस था, एक ही केस पढ़ा है या 2 केस पढ़ा है, एक ही केस है ना एडिशनल केस में। तो इंटरेस्ट और वो सब, तो इंटरेस्ट और वो सब कोई लेट फी हम एडिशनल वैल्यू हम लेते हैं किससे, रिसिपेंट से। तो उसका जब हमको मिलता है रिसीट ऑफ लेट पेमेंट, सो उसका डेट। क्लियर, चलो तीनों सेक्शन मैंने कवर करवा दिए हैं, यानी तीनों नहीं, दोनों, सॉरी तीनों तो अभी बाकी है। दोनों में से कॉमन ए थे। ओके, तो ये इस 3 में अभी हमको सर्विस सेक्टर का जो यानी सर्विस पोर्शन का था उसको हमको नहीं पढ़ना है। अभी हम सिर्फ को डायरेक्ट सर्विस में ये दोनों ही पढ़ना है, यानी 13.2 और 13.3। ओके, बाकी के तीनों सिमिलर ही है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे, किसके केस में, सर्विस के रिगार्डिंग के बारे में बात करेंगे, TOS। ओके, सो 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6। तो यहाँ पे हमको ये जो 4 सेक्शन है, ये जो 3 सेक्शन है, सॉरी ये हमने कवर कर दिए हैं, डन विद द सेक्शन 12। ओके, तो ये हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है FCM, RCM, RCM, FCM, FCM, RCM। ये भी सेम है, नहीं आपको पता है भी सेम है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है, मित्रों। तो 12.2 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इन द FCM आपको सबका पता है, और सर्विस के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे अब निकालना है, FCM के बिहाफ ऑफ FCM के बेसिस पे आपको कैसे निकालना है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इनवॉइस इश्यू करना है, और बिफोर ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31, इनवॉइस टाइमली इश्यूड होना चाहिए। इफ
इनवॉइस टाइमली इशूड होता है, यानी जो भी ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट है तो उससे पहले ही आपका हो जाता है इनवॉइस इश्यू, तो उसको टाइमली इनवॉइस हम बोलते हैं। ओके, एज पर द सेक्शन 31। तो आपका टीओएस कैसे निकलेगा? तो आपका टीओएस निकलेगा डेट ऑफ द इनवॉइस, क्या देखना है? डेट ऑफ द इनवॉइस और द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, वो चीज का अर्लियर आपको ले लेना है। डेट ऑफ इनवॉइस आपको देखना है और डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट देखना है, उसका अर्लियर जो होता है वो आपको ले लेना है। बट किस केस में? आपका जब इनवॉइस टाइमली इशूड हुआ होगा तब। अदरवाइज जो आपका ड्यू डेट है इनवॉइस इश्यू करने का, उससे बाद में आप इनवॉइस इश्यू करते हो तो उसको हम टाइमली इशूड नहीं बोलते, तो उसको हम इनवॉइस लेट इशू बोलते हैं। तो वो कब होता है? आफ्टर ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31। तो टीओएस आपका क्या बन जाएगा कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ओके, जब भी आपका कंप्लीशन हुआ है सर्विस का, वो डेट आपको लेना है। ओके, अदरवाइज उसको क्या हम अदर बोलते हैं कि डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये भी आप बोल सकते हैं। डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस और तो फिर डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कुछ भी बोल सकते हैं। और डेट ऑफ रिसिप्ट आपको पेमेंट कब मिला है वो आपका अर्लियर बन जाएगा। दोनों में एक चीज कॉमन क्या है पता है? कि आपका डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट है ना, वो चीज आपका कॉमन है कि आपको कब पैसा मिलता है, वो चीज आपको याद रहनी चाहिए कि हमको कब पैसा मिलेगा। ओके, और दूसरा चीज दोनों में क्या है? इफ टाइमली इश्यूड होता है इनवॉइस इश्यू तो उसका डेट ऑफ इनवॉइस ले लेंगे, बट टाइमली इश्यू नहीं होता तो क्या करेंगे? डेट ऑफ कंप्लीशन का जो सर्विस है, यानी जो भी सर्विस है उसका कंप्लीशन का जो डेट है उसको हम ले लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इनवॉइस लेट इश्यू में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ते हैं कि ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस सर्विस एज पर द सेक्शन 31, ये क्या है? तो ये पढ़ते हैं। ओके, तो क्या है? टाइम लिमिट है। ओके, फॉर इश्यू of invoice is that invoice must be issued either before at the provision of यानी completion of the service or within 30 days from the date of supply। अभी यहाँ पे बैंकिंग और इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, ओके, तो उनके केस में 45 डेज है, तो उसको भूलना मत। यानी BFSI यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, और कंप्लायंसेस और NBFC। ओके, इन केस में हमारा जो डेज है वो 30 डेज से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 45 डेज हो जा रहा है। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, सो ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31 में क्या बोला है कि आपने जब इनवॉइस इश्यू किया है, कंप्लीशन either the for the provision of the service और the 13 days। ओके, तो इन दोनों में से आपका क्या निकलना है? क्या मिल जाएगा आपको? ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31 मिल जाएगा। ये किसके सेक्शन 31 कौन सा वाला है? तो 13(2) में। ओके, सेक्शन 32 में ये बात कर रहा है। ओके, तो हमने जो 12(2) में हमने जो बात की थी FCA में, जो एज पर सेक्शन 31 निकलते थे, तो वो अलग वाला है, वो अलग में जो 4 हमको निकालना है, वो वाला पॉइंट हमको याद रखना है। और इसमें क्या याद रखना है कि हमने जो टाइम लिमिट है इश्यू ऑफ द इनवॉइस, दैट इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड आइदर बिफोर और द प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस, तो सर्विस खत्म होने से पहले हमने इस इनवॉइस इशू कर दिया होना चाहिए, या तो फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई हमने सर्विस की है उसके 30 दिन के अंदर हमारा जो है वो डेट इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और दूसरी बात की NBFC और द BFSI जो है, तो उनके जो डेज है वो 45 डेज है, वहां पे 30 डेज नहीं लगेगा, तो वो भी ये चीज याद रखना है। और MCQ में बहुत बार, CMA के इंटर में बहुत बार MCQ में ये चीज आ चुका है, तो इसको भूलना नहीं है। ओके, सो एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, अभी देखो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अभी आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। ओके, आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। अभी देखते हैं तीनों चीज केस। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, स्पीडली बता देता हूं। टाइमली इश्यूड हुआ हो तो क्या करना है? टाइमली इश्यूड हुआ इनवॉइस तो क्या करना है? तो आपको क्या लेना है? रिसीट पेमेंट, दोनों में कॉमन है। कब डेट ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट वो एक लेना है। दूसरा चीज आपको क्या लेना है? डेट ऑफ इनवॉइस, कब टाइमली इश्यूड हुआ हो तो डेट ऑफ इनवॉइस लेना है। और दूसरा क्या लेना है? तो रिसीट ऑफ डेट ऑफ द रिसीट ऑफ पेमेंट ये लेना है। उसका अर्लियर करो तो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। दूसरा चीज टाइमली इश्यूड नहीं होता, लेट इश्यूड होता है इनवॉइस, तो क्या करेंगे? तो पहला चीज आपको क्या लेना है? रिसीट ऑफ द पेमेंट, डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द पेमेंट तो नहीं लेना है। दूसरा क्या लेना है आपको कि एज पर द ड्यू डेट ऑफ द एज पर द सेक्शन जो 31 है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, यानी कंप्लीशन ऑफ द जो भी है कंप्लीशन ऑफ द सर्विस है वो आपको ले लेना है। ओके, कब? जब इश्यू नहीं होता। बट अभी ये जो बात की है ड्यू डेट फॉर द इनवॉइस एज पर द
ओके, तो वो क्या होना चाहिए, तो आपका जो भी आपका कंप्लीशन होता हो, यानी आपका जो भी सर्विस है उसका कंप्लीशन के टाइम, कंप्लीशन से पहले और 30 डेज आफ्टर द सर्विस सप्लाई करते हैं तब होना चाहिए, और एनबीएफसी के केस में 45 डेज है। ओके, चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं। डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस कौन सी है, 16 मंथ है। ओके, और डेट एंड इनवॉइस कौन सा दिया है, 20 जनवरी, और डेट ऑफ रिसीट पेमेंट 25। तो ये तो कंपलसरी है, ये सेक्शन तो सभी में कंपलसरी रहेगा। ओके, अभी ये दो जो सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं बोल सकते, बट ये दो जो चीजें हैं, यानी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों को हमको देखना बहुत पड़ेगा। पहली चीज कंप्लीशन, यहाँ पे कंप्लीशन है हुआ है हमारी सर्विस का, वो 16 जनवरी है, और हमने इनवॉइस दिया है 20 जनवरी को, यानी हमारी सर्विस के बाद, यानी हमने लेट इश्यू किया है। ओके, नहीं सॉरी, हमारे डेट ऑफ जो कंप्लीशन ऑफ सर्विस है उसके 30 डेज देखना है ना हमको। ओके, हमने जब सप्लाई सर्विस किया तो उसके 30 डेज हमको देखने हैं। तो 16/1/24 को 30 डेज हम इनवॉइस इश्यू करेंगे, तो हमारा 20/1 में अंदर आ जाएगा, यानी विद इन द 30 डेज है, ऑब्वियसली है। ओके, तो हमारा इनवॉइस जो और रिसीट और द पेमेंट, तो उस दोनों में अर्लियर क्या है, कौन सा है, तो 20 जनवरी 2024, यानी डेट ऑफ इनवॉइस और द रिसीट ऑफ द पेमेंट वो आपको देख लेना है। यानी एक चीज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में आप 30 डेज ऐड करते जाओगे, और आपका जो इनवॉइस डेट है वो उसके अंदर है या नहीं है, वो वहां से आपको पता चलेगा। क्लियर, क्लियर। अभी देखो 16/1/24 है, इसमें 30 डेज ऐड करना है आपको। ओके, और जब ये डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस वो उसके अंदर है या उसके पहले है, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो 16/1 का था, बट इनवॉइस हमने पहले ही इश्यू कर दिया है 12/1 को, तो बिफोर हमने इश्यू किया है, तो ये 1/1 तो था। तो अभी जो हमारा जो इन दोनों में से जो है अर्लियर, वो है 1 जनवरी 2024। फिर हम बात करेंगे, 16/1 को हमारा, 16 जनवरी को हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस होता है। ओके, और उसमें 30 डेज ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा कितना होगा, तो अभी देखो 16 तो है, 16 है, फिर 17, 18, 19, 20, यानी ये 5 दिन, जनवरी यानी 11 दिन, तो 5 + 11 तो हो गए तुम्हारे 16, अभी और 14 दिन, यानी +14, यानी आपका 14 Feb 24 आना चाहिए। ओके, 14 Feb, बट हमने इश्यू कब किया है, 19 तारीख को, यानी लेट किया है। तो इन दोनों में अभी जो अर्लियर होगा, अभी इन दोनों में अर्लियर लेंगे, बताओ, नहीं लेंगे। अभी लेट पेमेंट है, तो लेट पेमेंट में कहा देंगे, तो सॉरी, पेमेंट लेट नहीं हुआ है, इश्यू जो लेट हुआ है, तो जो इनवॉइस जो है वो इश्यू लेट हुआ है, तो हम कंप्लीशन ऑफ द सर्विस लेंगे और डेट ऑफ द रिसीप्ट देखेंगे। ओके, तो उसके केस में हम ये दो चीज हम देखेंगे, तो हमारा 16/1 और 25/2 हम देखेंगे, उसमें जो अर्लियर है वो 16/1 है, तो वो लेंगे। अभी ये केस है 16/1 को था, 20/2 था, अभी 16/1 से 20/2, यानी ये भी लेट हुआ है, ये भी लेट हुआ है। क्लियर। तो आफ्टर 30 डेज इज दिस इश्यू इनवॉइस। ओके, यानी जो हमारा था वो 16 और 14/12/23 को हो गया था रिसीट पेमेंट। ओके, पेमेंट हमको ज्यादा पहले ही मिल गया था 23 में, तो हमारा जो ये होगा, और केस तो यही रहेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है, ये आपको बता दूं, 15/1 को हमने डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस है, विद इन 30 डेज में हमको चाहिए, तो हमारा हो गया इनवॉइस इश्यूड। इट इज कॉल्ड दैट टाइमली इशू, यानी यहाँ पे जो टाइमली इशू है वो उसके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि 15/1 जो है, हमने 15 जनवरी 2024 में हमारी कंप्लीशन हुई थी सर्विस का, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस है, और उसके 30 दिन के अंदर हमको इनवॉइस इशू कर देना है। ओके, तो 14/2 है हमारा कंप्लीशन सर्विस, तो इसके अंदर हो जाता है, इस पीरियड के अंदर हो जाता है, तो ये क्या बोलेंगे हम, टाइमली बताएंगे।
ओके, कि टाइमली इश्यूड हो चुका है, तब हम क्या देखेंगे कि हमारा डेट ऑफ इनवॉइस और हम देखेंगे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट देख लेंगे। तो इसका जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टीओएस हो जाएगा। और इसके बाद होता है इनवॉइस इश्यूड। ओके, तो हम कि दो चीज क्या देखेंगे टीओएस के लिए, तो हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट। तो इसमें जो भी अर्लियर होगा वो ले लेंगे। चलो क्लियर। अभी इसमें भी सप्लाई जो होता है इनवॉइस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस भी होती है लाइक क्लासेस में। इन दिस केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डेट विच इज पेमेंट ऑफ ड्यू डेट इज इक्वल टू, यानी जो भी हमारा पेमेंट ऑफ जो डेट होता है, पेमेंट ऑफ डेट होता है, इसको हम कंपलसरी क्या ले लेते हैं, हमारा डेट ऑफ इनवॉइस इशू मान लेते हैं। जब भी हमने पेमेंट किया तब हमको इनवॉइस मिलेगा, ऑब्वियसली है ना। आज हम आप क्लास लेने जाओगे और उसमें अपने इंस्टॉलमेंट किया, ओके, तो आपने जब इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, जब अपना पेमेंट कर रहे हो, तभी आपका इनवॉइस इशूड हो गया ना, वही चीज है। ओके, तो कंटिन्यूअस सप्लाई में क्या है कि सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 months और मोर एंड पेमेंट रिसीव्ड इन द इंस्टॉलमेंट, ये दो कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए। ये जो दो कंडीशन है कंटिन्यूअस सप्लाई में, ये फुलफिल होनी चाहिए। इफ ये जो दोनों चीजें वो फुलफिल हो रही है तो मानेंगे कि कंटिन्यूअस सप्लाई है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट थिंग कि भाई सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पीरियड 2 months से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेटर देन 2 months ऑफ सर्विस, ओके। और सेकेंड चीज क्या बोला कि इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए। जो भी आपका पेमेंट मिल रहा है, यानी मुझे मिल रहा है, तो वो पेमेंट मुझे इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए। तो वैसी चीज क्लासेस में ही होता है। ओके, सो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। कोचिंग जो है वो 5000 की कोचिंग है और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 4 month। ओके, 4 month का मैंने मेरा एक यानी कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, और मैं 4th month का पेमेंट ले रहा हूँ 5000 रुपीज। और उसमें जो पेमेंट है वो 5000 का है और 4 month में सर्विस आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट मंथ आपने इंस्टॉलमेंट की बात की, फर्स्ट सेकेंड मंथ 4 month, ओके। तो आपने 1250 का 4 इंस्टॉलमेंट करवाया है, ओके। और ये जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स्ड है, ओके। तो ड्यू डेट अपने जो भी है मैंने दिए, यानी 1/1/24, 1/2, 1/3 और 1/4, और जो ये आपने सिलेक्शन किया है, तो ये मेरा जो ड्यू डेट आपका पेमेंट है वही मेरा क्या बन जाएगा कि आप मेरा ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस बन जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते। इफ ड्यू डेट पेमेंट इज नॉट फिक्स्ड, तो ड्यू डेट पेमेंट जो फिक्स नहीं होता, ये तो फिक्स था, तभी आपका जो पेमेंट जो डेट था वो फिक्स था, तो आपने उसको क्या बोल दिया कि ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस बोल दिया, डेट ऑफ पेमेंट को ही आपको ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस बोल दिया। बट यहाँ पे पेमेंट ही फिक्स नहीं है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट ही फिक्स नहीं है, या तो फिर ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट जो है वो भी फिक्स नहीं है। ओके, यानी कोचिंग आपने बताया 5000 का 4 इंस्टॉलमेंट, सॉरी यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं हो रही, ड्यू डेट की बात हो रही है, सॉरी मैं मिस्टेक। तो ड्यू डेट आपका जो है फिक्स नहीं है, यानी रिया पेड पहले 15 जनवरी को, फिर 12 फेब को, फिर 1 मार्च को, फिर 16 मार्च को, या तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका जो भी ड्यू डेट इनवॉइस है वो क्या बन जाएगा, जब जब आपने पेमेंट किया है तब तब आपका पेमेंट होता रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते। पेमेंट लिंक विद द पेमेंट, पेमेंट लिंक विद द पेमेंट, यानी वो क्या होता है, तो देखो पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में ड्यू 5000, ओके। अभी जब उसमें क्या बोला कि इंस्टॉलमेंट एडमिशन तब लोगे तब आपको 25% पे करना है, 35 सिलेबस खत्म हो जाए तब 25 पेमेंट करो, फिर 50% सिलेबस हो जाए फिर 25% पेमेंट करो, फिर 90% खत्म हो जाए आपका सिलेबस तब आप फिर से 25 पेमेंट करो, और उसकी जो डेट यही है वही आपको क्या लेना है, ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस। यानी केस कोई भी हो, सिनेरियो कोई भी हो, आपको क्या फाइंड करना है, मैंने जब पेमेंट किया है वही मेरा ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस बन जाएगा। सिंपल, क्लियर, कोई भी केस हो। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आपको दिया है, एक्चुअल इनवॉइस दिया है, रिसीट ऑफ पेमेंट दिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना है। क्या क्या दिया है, ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस कौन सा केस है ये, अच्छा ओके ये क्वेश्चन था उसका एग्जाम्पल वाला है, ओके कोई बात नहीं। तो एडमिशन के टाइम पे आपको ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस 15/1 है, एक्चुअल इनवॉइस बना था 10/1 को, और रिसीट ऑफ पेमेंट है 16/1 को।
ओके, तो इनवॉइस डेट और द रिसीट डेट, जो इनवॉइस डेट हमारा था कौन सा था 10/1 और हमारा 16/1, तो उसमें से जो भी अर्लियर है वो ले लेना है। ओके, और जो भी हमको वो भी देखना है कि हमारा जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जो है उसके अंदर ही हमारा एक्चुअल इनवॉइस बना है या नहीं बना है। ओके, या लेट बना है कि उसी टाइम पे बनाए, उससे पहले बनाए, वो चीज आपको देखना है। उससे पहले बनेगा तो टाइमली हो गया होगा, बट उसके बाद में बना इनवॉइस तो हमको वो देखना पड़ेगा। ओके, तो हमको वो देखना पड़ेगा। चलो 25 कंप्लीशन, तो यहाँ पे 15/3 है, 19/3 है, 43 है। देखो यहाँ पे लेट हो चुका है। ओके, लेट हो जो इनवॉइस इशू लेट किया है, तो हमको 15/3 और 14/3 में हमको अर्लियर देखना है कंप्लीशन ऑफ द रिकॉर्डिंग और रिसीविंग पेमेंट, तो 43 हमको ले लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमको करना रहेगा। सर्विस कंप्लीटेड 19/5, ये तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। ओके, अभी नोट 13(2) में एडवांस रिसीव होता है तो क्या होता है, तो अप टू 1000 टीओएस जो आपका एडवांस में आप रिसीव होता है, यानी इफ मुझे एडवांस में मनी रिसीव हो चुका है और अप टू 1000 के रिगार्डिंग अप टू 1000 रुपीज मुझे मिलते हैं एडवांस में, तो मैं उसको डेट ऑफ मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मेरा जो डेट ऑफ इनवॉइस है मैंने जब इश्यू किया होगा वही हो जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। बट जब एक्सीड 1000 है एडवांस में, यानी मुझे 2000 एडवांस में मिल चुका है, तो उसका मुझे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो डेट ऑफ द रिसिप्ट। तो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, तो इसको भूलना नहीं है। मोस्ट IMP यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं इंस्टीट्यूट, तो ये आपको खास ध्यान में रखना है कि मुझे 1000 से एक अप टू 1000 रुपीज मुझे एडवांस में मिल रहा है, तो मैं टीओएस क्या लूंगा, डेट ऑफ इनवॉइस लूंगा। बट मुझे मेरा जो पेमेंट मुझे मिल रहा है वो एडवांस में 1000 से ज्यादा है, यानी 2000 3000 कुछ भी। ओके, तो मैं टीओएस क्या लूंगा, तो डेट ऑफ द रिसीट, मुझे कब रिसीट मिला है वो मैं लूंगा टीओएस। क्लियर। चलो 13(3) आरसीएम के बारे में बात करता है। टीओएस शैल बी द अर्लियर ऑफ 61 डे ऑफ, ये बहुत अच्छी चीज है। 61 डे आपको करना है डेट ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट आपको क्या देखना है, तो डेबिट हुआ है बैंक में, रिकॉर्डिंग कब हुआ है वो अर्लियर देखना है। रिसिपेंट के बेसिस पे हमको देखना है, रिसिपेंट को हमको खुद ही रिसिपेंट बन जाना है, तब देखना है अर्लियर क्या अनुसार 61 डेज देखना है और डेट ऑफ पेमेंट देखना है। अभी वहां पे आपने क्या देखा था, 3 चीज आपने देखा था, रिसिप्ट कब हुए, गुड डेट देखना है कि कब हमको रिसिप्ट हुआ उसका डेट देखो, दूसरा चीज आपने पेमेंट कब किया है उसका डेट देखो, और थर्ड अपने 31st डे यहाँ पे 61st डे है। ओके, और इनवॉइस डेट आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, वहां पे भी हमने इनवॉइस डेट एक्सक्लूड किया था। ओके, सो ये आपका क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना है और बस खत्म होने वाला है। ओके, सो एग्जांपल है, लीगल सर्विस है अंडर आरसीएम, कब सर्विस रिसीव किया है, तो 15 जनवरी को, इनवॉइस रेस किया है 16 फेब को, और वहां से आपको 61 डेज आपको काउंट करना है। ओके, तो और डेबिट बैंक अकाउंट है 12/4 को, और रिकॉर्ड किया हमने 15/4 को, इसका अर्लियर ले लेना है, ये दोनों का अर्लियर ले लेना है। तो कौन सा डेट आएगा, 12/4, तो 12/4 24 आ चुका है। ओके, तो 12/4 24 ले लो, और यहाँ पे 61st डे यानी 16/2 से 16 फेब से आपको 61st डे तक काउंट करना है। ओके, तो उसका डेट कौन सा आएगा, 17/4, मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके लेना। ओके, तो 17/4 आपको लेना है, अर्लियर जो भी है वो आपका टीवाईएस हो जाएगा। चलो क्लियर। अभी एक प्रोविजो है, ये शायद बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। एक प्रोविजो 13(3) में क्या है, इंपोर्ट ऑफ द सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज दैट इज होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ओके, आपको पता ही होगा कि आप सर्विस कर रहे हो, आपकी एसोसिएट कंपनी या तो फिर होल्डिंग कंपनी या तो फिर सब्सिडरी कंपनी से आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, तो एक एक्सेप्शन है। ओके, सो इसमें इस केस में क्या होता है, तो आपका जब ये इंपोर्ट हो करते हो आप सर्विस, इंपोर्ट मंगवा इंडिया में लाते हो आपके एसोसिएट एंटरप्राइज के थ्रू, या एसोसिएट एंटरप्राइज के आप जो बार है, ओके, सो उसके उनके पास से आप इंपोर्ट करते हो सर्विस, तो इसमें आपका टीओएस क्या होगा, तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिकॉर्डिंग सप्लाई इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट और डेट ऑफ
पेमेंट ऑफ द फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो इन दोनों चीज में अर्लियर जो होगा वो आपको लेना है। यानी एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे तो एक्स लिमिटेड यूएसए में, उसकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड है वाई लिमिटेड। ओके, तो वाई लिमिटेड इंडिया में है और वाई लिमिटेड ने क्या किया, इंपोर्ट सर्विस किया है, तो आरसीएम लगेगा, इंपोर्ट सर्विस पेड। ओके, इंपोर्ट पेड टैक्स, इंपोर्टर पेड टैक्स, आरसीएम कौन करेगा, इंपोर्टर, जो भी इंपोर्टर है यानी वाई लिमिटेड, यहाँ पे आरसीएम लगेगा तो वो पे करेगा टैक्स। ओके, सो डेट ऑफ इनवॉइस जो था वो 15 जनवरी था, रिकॉर्डिंग सप्लाई जो था वो 15 अप्रैल था और डेट ऑफ पेमेंट था वो 9 मई था। ओके, सो ये आपको देखना है, तो उसका आंसर आपको देखना है कि ये इसका आंसर टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा केस में हो सकता है। इफ आपके यहाँ पे दो केस है, आंसर में दो आप केस लिख सकते हो। इफ एक्स एंड वाई लिमिटेड है वो नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज, इफ एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है उसकी, यानी एक्स वाई की एसोसिएट कंपनी यानी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, तब उस केस में आपका नॉर्मल प्रोविजन लगेगा। कौन सा, जो हमने पढ़ा 13(3) में। ओके, यानी कौन सा, 61 डेज और डेट ऑफ पेमेंट। तो आपको 60 डेट ऑफ इश्यू कब इनवॉइस 15/1 को, यानी 15 जनवरी से आपको 61st डे आपको काउंट करना है, तब वो आप जाएगा आपका 16 मार्च और डेट ऑफ पेमेंट आपको कब हुआ है, 9 मई में। ओके, तो आपका अर्लियर 16 मार्च हो जाएगा। बट अगर आपका एक्स वाई लिमिटेड और वाई लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, देन इंपोर्टर सर्विस फ्रॉम द एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो प्रोविजो आपका लगेगा कौन सा, वो एक्सेप्शन वाला 33 में जो एक्सेप्शन है प्रोविजो टू सेक्शन 33 वो आपको लगे पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन है, यहाँ पे प्रोविजो टू सेक्शन या जो एक्सेप्शन वाला है, टीओएस अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई, रिकॉर्डिंग ऑफ द सप्लाई ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। तो रिकॉर्ड हमने कब किया था वो देख लो, रिकॉर्डिंग 15 अप्रैल को किया था और जो पेमेंट मिला है वो 9 मई को मिला है, तो उसका जो अर्लियर होगा यानी 15 अप्रैल वो आपका क्या हो जाएगा, टीओएस हो जाएगा। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत मोस्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत कम लोग पढ़वाते हैं बट मैंने यहाँ पे पढ़वा दिया है, तो बहुत अच्छी चीज है। इसको अब एक बार गो थ्रू कर लेना मेरी नोट से, तो आपको पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14 लास्ट सेक्शन, हमारा लास्ट सेक्शन है चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, फॉर सेक्शन 14 ही इस बात पे बात कर रहा है, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात कर रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं उसमें, वेट मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। ओके, चलो, तो चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, तो अप टू 31 जनवरी तक आपका जो रेट था वो 18% चल रहा था, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 फेब से आपका जो वो गुड्स का या जो भी सर्विस का रेट है वो चेंज करके 12% कर दिया। अभी इन केस में आपको जीएसटी रेट आपको कौन सा लेना है, आपका टीओएस क्या रहेगा, तो वो आपको फाइंड करना रहेगा। यानी आपका समझियो कि आपका जो सर्विस कंप्लीट हुआ वो 25 जनवरी 2024 में 18% था। जब आपका इनवॉइस इश्यू किया तब 5 फेब था, तब आपने इनवॉइस इश्यू किया, तब उसमें आपने क्या 12% दिखाए। ओके, सर्विस आपने कंप्लीट की 80% पे, इनवॉइस इश्यू किया 12% पे और रिसीट पेमेंट किया आपने 31 जन यानी 18% पे। तो अभी इश्यू यहाँ पे दो चीज क्या आ रहे हैं, फर्स्ट जीएसटी रेट, मैं इनवॉइस इश्यू कर रहा हूँ 12 पे, मुझे रिसीप्ट पेमेंट हो रहा है 80% पे, तो जीएसटी रेट का मुझे इश्यू आया कि मैं जीएसटी रेट कौन सा लूं। ओके, गवर्नमेंट को आगे पेमेंट करना है तो पेमेंट किस बेसिस पे करूं, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन है। दूसरा इश्यू है कि टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट को रहेगा। ओके, सो इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो है रेट इज इक्वल रेट का जो है कौन सा रेट लेना है, तो टू इवेंट सेम रेट देन एप्लीकेबल 80%, दिस इज ओल्ड रेट। यानी कोई भी एक्टिविटी यानी कि तीन चीज हो रही है, यहाँ पे जो भी हायर टाइम जो परसेंटेज आ रहा है तो उसको आपको ले लेना है, तो वो सेम रेट होना चाहिए और उसको आप एप्लीकेबल करवा सकते हो। यानी यहाँ पर 18% वो हायर टाइम आ रहे हैं, ओके, और 2 इवेंट्स में आ रहे हैं, 2 इवेंट्स में आ रहे हैं,
तो हायर इवेंट्स इज इक्वल टू हायर रेट, यानी जो भी रेट है तो वो ले लेना है, बट सेम रेट होना चाहिए, दोनों का नहीं होना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ओके, सो 80% जो ओल्ड रेट है वो ले लेना चाहिए। यानी आपका अभी टीओएस का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, जब आपका डीओसी यानी डेट ऑफ सर्विस कंप्लीशन प्लस डेट ऑफ द डीओआर यानी रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट और डीओआई यानी इनवॉइस इशू, तो ये दोनों चीजों तो टीओएस आ जाएगा आपका डीओआर यानी डेट ऑफ द रिसिप्ट। बट जब डीओसी और डीओ है तो आपका डीओआई आ जाएगा टीओएस, और डीओआई यानी डेट ऑफ इनवॉइस इशूड प्लस डेट ऑफ रिसिप्ट है तो उसमें आपको अर्लियर फाइंड करना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है चेंज इन रेट में। ओके, क्लियर? तो पता चल गया आपको, जब DOR प्लस DOC होता है तब TOS क्या बनता है, DOR यानी डेट ऑफ द रिसीट, फर्स्ट केस। सेकेंड केस ये TOS की बात हो रही है। ओके, TOS टाइम ऑफ सप्लाई। अभी दूसरा DOC डेट ऑफ कंप्लीशन है आपके पास और डेट ऑफ इनवॉइस है आपके पास, तो आपको क्या लेना है, डेट ऑफ इनवॉइस। थर्ड चीज आपको डेट ऑफ इनवॉइस प्लस DOR आ रहा है, ओके, यानी डेट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ इनवॉइस इशूड, तो उसमें आपको क्या देखना है, तो दोनों में अर्लियर जो भी होगा वो आपको डेट देखना है। तो ये कवर हो गया आपका पूरा चैप्टर। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई कवर। अभी हम सम देखेंगे थोड़े बहुत। ओके, अभी क्वेश्चन 1, चलो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। ये एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। मे 4 क्या बोला है, सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल एंड रिवर्स चार्ज बेसिस। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको बता देगा जो भी होगा वो, RCM बोला है। ओके, और दूसरा फर्स्ट गुड्स है या नहीं है, तो गुड्स है। ओके, तो यानी हमको सेक्शन कौन सा याद रखना है, सेक्शन 12 में कोई आएगा, सेक्शन 12 से ही कोई आएगा। क्लियर? चलो, तो RCM भी बोल दिए। टू द ब्रिज कंपनी, ओके, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यूएंस इनवॉइस एल्प्स June 3। May 3 में बोला है कि ब्रिज रिवाइज कर रहा है गुड्स। May 30 में बोल रहा है कि ब्रिज एंड कंपनी मेक्स द पेमेंट। ओके, रिसीव गुड्स कब हो रहा है, May 12 में हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं है। अभी गुड्स के केस में हमने 3 चीज हमने देखी है। क्या क्या देखी थी, पहली चीज 12(3) में सेक्शन आता है RCM में हमने 3 चीज देखी है। पहली चीज रिसीव्ड कब हो रहा है गुड्स, यहाँ से मैं थोड़ा निकाल दे रहा हूँ ये चीज। ओके, आपको पता है गुड्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, फिर पेमेंट कब हो रहा है, और थर्ड उसका डेट, रिसीव्ड गुड्स का डेट, और थर्ड 31st डे ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू, तो वो उसका डेट आपको देखना है। तो यहां पे ये चीज अभी मैं हटा दे रहा हूं। वेट, ओके, तो यहां पे देखो रिसीव जो गुड्स है, रिसीव गुड्स कब हुआ था, तो रिसीव गुड्स हुआ है हमको यहाँ पे ये रहा May 12 में, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/5 को। ओके, अभी पेमेंट कब हुआ है, 30/5 को, यानी May 13 है, और 31st डे आफ्टर इनवॉइस इशूड। तो यहाँ पे इनवॉइस हमने इशू कब किया था, तो May 4 को, तो 4th में था। अब इसको एक्सक्लूड करना है 4th मई को, यानी अभी मई में कितने दिन होते हैं, तो मार्च अप्रैल में, तो मार्च में 31st और 30 और 31st, यानी मई में भी कितने होंगे, 31st होंगे। ओके, तो 1st है, तो उसमें से 4 हम बात कर लेंगे तो 27, और अभी भी और 4 डेज आपको ऐड करना है, यानी 4th, यानी 4 डेज और ऐड करना है, यानी अप्रैल, मई, जून, तो 4th जून।
तो यहाँ पे जो आंसर है 4 जून यानी 6। ओके, तो इसमें जो भी अर्लियर होगा वो आ जाएगा आंसर। अर्लियर कौन सा है, तो 5, 30, 4, तो 12, 5, तो ये आपका आंसर होगा। देखो आंसर May 12, देखो आंसर है टाइम ऑफ सप्लाई being the earliest of the 3 stipulated timely time received of the goods, date of payment, date of immediately insurance and बार 3। देखो यहाँ पे मैंने भी सेक्शन लिख दिया है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ द गिवन द इंफॉर्मेशन में 4 को क्या बोला है कि इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल रिवर्स चार्ज बेसिस, यहाँ पे भी बोल दिया आरसीएम है। ओके, 30 days फ्रॉम द इश्यूएंस इनवॉइस एलिप्सिस जून 3, फिर जून 12, फिर पेमेंट हेड ट्रांजिस्ट। ओके, सिमिलर क्वेश्चन अबाउट जैसा है, सिमिलर, ये आप खुद से करना, आप खुद से करना। ओके, चलो मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क। चलो आगे, अभी क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अमाउंट एक्सक्लूसिवली ऑफ द जीएसटी। ओके, 6 में 15 सितंबर 27। ओके, बुक कन्वोकेशन हॉल द सम एग्रीड 50,000 एडवांस आपको दिया, 3,000 रिसीव दिया है। ओके, अभी मैंने बोला था 3,000 रिसीव एडवांस में दिया, तो एडवांस का रूल्स आपको पता होना चाहिए कि जब आपको डेट ऑफ द रिसीट होता है वो आपको बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस में हमने पढ़ा था, पता होगा। फिर 15 सितंबर का बोल फंक्शन एंड कन्वोकेशन हॉल। ओके, इनवॉइस इशूड कब गया है, 15,000 का, इंडिकेट बैलेंस 12,000 है, और 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट आपको किया है, 12,000 रिसीव हो चुका है। ओके, सो आपको क्या आंसर है, तो एज पर द सेक्शन 30 रीड विद 47 सीजीएस टैक्स इनवॉइस इशूड विद इन द 30 डेज ऑफ द सर्विस सर्वाइव इन द गिवन केस इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ओके, यहाँ पे इनवॉइस जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट से इश्यू नहीं हुआ है, क्योंकि जो फंक्शन है 15 सितंबर और आपने इनवॉइस इशू किया है, बुकिंग हमारा 6 मई को हो गया है, और हमारा इनवॉइस जो इशू है वो बहुत डिले है। देखो आप बता देता हूँ, प्रोविजन 13(2). ओके, इन द केस वेयर द इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और द रिसीट ऑफ द पेमेंट विच इट इज अर्लियर। तो आपका यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई है ऑफ द सर्विस, ओके, तो एक्सटेंड 3,000 है, तो वो कब मिला था आपको, 6 मई को। ओके, और दूसरा पेमेंट अपने जो डेट ऑफ पेमेंट है 3,000 एज द डेट ऑफ पेमेंट 3,000 अर्लियर देन द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो एक्सटेंड ऑफ द बैलेंस 12,000 है वो 15 सितंबर विच इज द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस। यानी आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 2 चीज में रहेगा, ये एक एडवांस पे रहेगा जो मैंने बता दिया था। ओके, और ये जो आपका मेन जो प्रोविजन है वाला है 13(2) उस पर रहेगा, जो एक्सटेंड 12,000 का है वो 15 सितंबर है विच इज द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो उसका भी एक टाइम ऑफ सप्लाई का रहेगा। क्लियर, चलो अभी हम आगे बात करते हैं। ओके, ये भी 32 पे है, तो ये भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है तो मैं उसको होमवर्क दे रहा हूँ, बट ये जो क्वेश्चन है वो आप मैं बता दे रहा हूँ, जो मेरा प्रोविजो था 13(3) में था ना, मैं भी शायद 2 में था, 2 में था या 3 में था, 3 में था ना, एक्सेप्शन वाला। तो यही है, देखो, investigation show the ABC company carried out the service clearing and receipt, then the apart from the complex apart owners associated showed payment in the case of the against the work and the dates of the work no clear the records. ABC and the ABC company have not issued the invoice, entered the payment in the books of associate. Okay, so ये जो associate वाला जो मैंने पढ़ाया था, नहीं ये वो नहीं है, वो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, नीचे वाला तो कुछ शायद नहीं, वही है। ओके, सो ये आपको नहीं, वो क्वेश्चन नहीं होगा, सॉरी, वेट, वो क्वेश्चन नहीं है, अलग है। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो सेक्शन 13(2) में है, यानी जो गुड्स है उस पे है, या सॉरी गुड्स का सर्विस में होगा ना, बट FCM वाला है। ओके, तो इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप कर लेना सॉल्व। अभी ये है रिवर्स चार्ज में है, बट किसका, अज्यूमिंग द सर्विस बीइंग द सप्लाई टैक्सेबल अंडर द अज्यूम सप्लाई सर्विस बोला है। ओके, 13 में है, 13 और रिवर्स चार्ज में है तो 3
तो 13/3 में है। और जो आपका दोनों चीज़ दिए है तो उसका जो आप आगे मैंने बताया था, तो ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ। जो भी लिमिट थी वो 61 डेज वाली वो। ओके, अभी ये क्या है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, तो इसको मोस्ट टाइम पे करो। ओके, अभी क्या बोला है कि सप्लाई आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज पे आपको निकालना है। टाइम ऑफ सप्लाई केस अज्यूमिंग द जीएसटी पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज। ओके ओके, सो यहाँ पे सर्विस की बात कर रहे हैं, और डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द इनवॉइस, यानी कौन कौन सी डेट में इश्यू किया है और इनवॉइस, सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, सो यानी आपका यहाँ पर भी 13/2 का 3 का जो आरसीएम वाला है, एक मिनट, यस, तो इसमें अवेलेबल होगा, तो आप खुद से इसको भी देख सकते हैं। आपको देखना है कि आपका जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस है तो 60 डेज आपको देखना है। ओके, तो और अर्लियर आपको देखना है 1 और 3। ओके, और हेलो गाइस, सो और जो हमारा 16 क्वेश्चन है तो वो भी सेक्शन 13(3) यानी आपका जो आरसीएम बेसिस पे तो उस पर है, तो ये भी आप अपने खुद से कर सकते हो। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और आज का जो टाइम ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ ये नोट्स आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भी डिस्क्रिप्शन चैनल यहाँ पे ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आपका जो कवरेज होगा वो अभी जीएसटी का एक फर्स्ट जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कवर करवा दिया गया है। ओके, पूरा कंप्लीट है। ओके, कुछ भी छूटा नहीं है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे आप क्वेरी रेज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप आगे बहुत लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो जीएसटी फास्ट ट्रैक बैच है वो सभी को लाभ मिलना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।